बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 के माह नवंबर की सुबह की आवाज के साथ मैं हूं यासिर खान और मैं हूं आमना आदिल। आप देख रहे हैं सुबह की आवाज, जहां आप सुनते हैं आवाज दुनिया की, पाकिस्तान की, हाल की, फिलहाल की और अवाम की आवाज हमारे साथ। और बड़ा खुशगवार मौसम है आज तो सर्दी की आमद है और ड्राई फ्रूट्स शुरू हो गए हैं। लोगों ने घरों में हलवे बनाना शुरू कर दिए हैं, सर्दी के लिए कमर बस्ता हो गए हैं लोग। बिल्कुल, आज सर्दी की वेरी फर्स्ट बारिश जो है आज सुबह को हमें देखने को मिली, रात को भी हो रही थी। सर्दियों की पहली बारिश, नवंबर की रातें और चाय का एक कप। जब तक बारिश ना आए सर्दियों में तो मतलब सर्दी आई ही नहीं है। तो कल रात से हल्की हल्की बारिश शुरू हुई, अभी भी इस वक्त बारिश हो रही है लाहौर में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्तान में बहुत बारिश हुई और इसके अलावा बहुत से ऐसे शहर हैं जहां इस वक्त बारिश हो रही है और लाहौर में भी हो रही है। एक्चुअली जो लाहौर की बारिश है बहुत हल्की हल्की लाइट सी, क्या प्लेयर सा मूवमेंट है। मतलब यहाँ पर बैठकर बात करना और मतलब लाइक इतने खूबसूरत मौसम को इग्नोर करना मेरे ख्याल में यासिर जिहाद है। लेकिन फिर भी आपकी सुबह को एंटरटेन करना, आपकी सुबह को ताज़ा करना तो वाकई में हमारा मकसद, हमारा काम है। अब ये ना हो कि हम आपसे बात कर रहे हो और आप बारिश देख रहे हो। बिल्कुल, आज तो काफी मजा आ रहा है हमारे साथ क्योंकि एक्चुअली मेरे लाहौर की सबसे पहली बारिश है तो मैंने देखी है और बहुत मजा है। सर्दियों का मजा आ रहा है यहाँ पे और सर्दियों के कपड़े वगैरह पहन के अब निकल रहे हैं बाहर तो उसका एक अपना मजा होता है। तो खैर अब सर्दियां आ चुकी हैं, एंजॉय शुरू हो चुका है, बारबेक्यू ये वो रात की जैमिंग सब स्टार्ट हो चुका है। ट्रू, और उसी के साथ साथ जी आप लोगों की केयर का टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। ये जो गर्मियों के आप लोग लाइट कपड़े थे जल्दी जल्दी उनको पैक करें और अलमारियों में ऊपर जाके सजा दें और जल्दी से अपनी अलमारियों को भर ले गरम गरम कूजी कपड़ों के साथ, बिकॉज अब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली। मैं भी सोच रही थी कि इतना ज्यादा काम बढ़ गया मेरा, तो सारे कपड़ों को चेंज करना पड़ेगा, पूरी सेट करना पड़ेगा। लेकिन ये घर घर की बारिश का सिलसिला आता है तो उसके बाद एक्चुअली हमारी ना मार्केट बड़ी मैच करती है इसके साथ। अब बारिश आ गई तो इसका मतलब ये है कि मार्केटों में रश बढ़ जाएगा। अब जब बारिश आ गई, सर्दी बढ़ गई, मार्केट का बिजनेस और बढ़ गया। अब लोग खरीदना शुरू करेंगे, जो पहले विंडो शॉपिंग कर रहे थे अब वो एक्चुअली खरीदेंगे। सर्दियों की सारी चीजें, सर्दी को कोट लेंगे, तो सब कुछ सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अब ये टाइम आ चुका है तो आपने अपनी केयर भी करनी है। ठंड ज्यादा भी हो सकती है, इस वक्त की पेश गोई बहुत ज्यादा और गैस भी नहीं होगी इस दफा तो। और मजेदार सी बात यह है यासिर कि खाने के लोग बड़े शौकीन होते हैं। मजेदार से हलवे बन रहे होते हैं और स्पाइसी चीजें बन रही होती हैं, फ्राइड चीजें बनाई जा रही होती है, पकोड़े, समोसे, बारबेक्यू का बहुत रुझान होता है इसमें। बारबेक्यू, ओह माय गॉड, मतलब विंटर्स में ये सब चीजें ना हो, आउटडोर सिटिंग्स ना हो, आप लोगों की बैठकें ना हो, तो सर्दियों का वो मजा नहीं आता। तो जी तैयार हो जाए, सर्दियां आने वाली है, बल्कि आ चुकी हैं एक्चुअली। हम तो एंजॉय कर रहे हैं तो आप भी इसको एंजॉय करें। तो लेकिन अब चलते हैं हम जरा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मौसम पे दोबारा बात करेंगे, जाने का टाइम आ गया। तो खैर हाँ, लेकिन हम लोग मौसम के बारे में आपको मजीद भी अपडेट देंगे हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है लेट्स हैव अ स्नीक पीक, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, हम पहले सबसे पहले इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एक्चुअली पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के बारे में समझना, उसको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं और इसके हालात को समझना हमारा एक बुनियादी फर्ज है। तो हमें इसको समझना चाहिए, इसको देखना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है जिसको आज डिस्कस करने वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वंस अगेन, जो डेली हम डिस्कस करते हैं, खबर पे खबर आई है और एहतजाज का धरना तो खैर चल रहा है ना। हाँ, लेकिन आज हम सबकी स्टेटमेंट्स जब आती है, कोई वीडियो बैन आ जाता है तो लाजमी उस पे तो बड़ा सा टॉपिक बन ही जाता होता है ना। तो आज भी खैर वन सेकेंड टॉपिक उनका बन चुका है। तो इमरान खान ने वन सेकेंड क्रिटिसाइज किया, तनकीद किया पीएमएलएन पे, पीडीएम पे कि ये फैसले मुल्क से बाहर करते हैं, लंदन में करते हैं। आर्मी चीफ का फैसला हो गया, जो मर्जी बड़े बड़े फैसले हो गए, 6 महीने के अंदर 7 मरतबा लंदन जा रहे हैं और मुल्क के फैसले कर रहे हैं। तो आज उन्होंने बहुत रिसेंटली बहुत तनकीद किया, उनका वीडियो पैगाम आया था और उसके अलावा साथ साथ उन्होंने वर्ल्ड कप पे भी बात की है। और ये बहुत सारी बातें जो है इमरान खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट में की है। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि 6 माह के ये टेन्योर के अंदर 5 दफा वो लंदन जा चुके हैं। हमारे कायम मुकाम जो चीफ ऑफ हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मौसम की वजह से इतना ज्यादा हो रहा है ना, तो हमारे जो कायम मुकाम मतलब लाइक करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो जो है ना 6 माह के टेन्योर में 5 दफा जा चुके हैं लंदन फैसले करवाने के लिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला वो करेंगे जो इतनी बददयानती से काम लेते रहे हैं, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, मईशत खराब करने वाले मईशत ठीक नहीं कर सकते, बहुत सारी
स्टेटमेंट्स मिर्च मसाले लगा के और की उनकी गई जो 6 माह की पूरी कारकर्दगी है उसको बहुत नचोड़ के दिखाया गया कि उन्होंने ये किया, ये नहीं किया, तो उस सब पर भी बात करेंगे। इसके अलावा खान साहब ने दौरान खिताब उन्होंने वर्ल्ड कप के बारे में बात की कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप चूंकि सो सॉरी फॉर दैट कि हम हाय मतलब वो कहते हैं ना, कल मैं यही सोच रही थी कि यार इंडिया की जितनी हम लोगों ने की है ना, उन लोगों की इज्जत अफजाई, तो ये वाकई में होने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस, मैं हमेशा से कहती थी पाकिस्तानी टीम इज सो अनप्रेडिक्टेबल, जब हमें लगेगा ना कि वर्ल्ड कप हमारा है तभी नहीं होगा बस। तो फिर उसको 1992 से तशबीह दे दी गई कि वो वर्ल्ड कप दोबारा से हमारे पास आ रहा है। और हद है हमारे पाकिस्तानी मीमर्स की कि वो तो इमरान खान साहब की वो जो एक पिक्चर थी जिसमें उनके पैर पर वो गोलियां लगी हुई है और वो प्लास्टर लगा हुआ है और उन्होंने आगे काउच में पैर रखा हुआ है, उसको काट के वहां पे बाबर आजम की पिक्चर लगाई हुई है, ली बाबर आजम इन 2052 एंड आई वाज लाइक ओके, इतना ज्यादा क्रिएटिविटी कहां से आती है लोगों में। खैर खान साहब ने उनके बारे में कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, फिर भी जो भी हुआ कि फाइनल तक तो पहुंच ही गया किसी तरीके से, लेकिन परफॉर्म अच्छा किया। मतलब पर्सनल ग्रज की बात नहीं है, लेकिन वाकई में इंग्लैंड की टीम इज अ प्रोफेशनल टीम और जो मेहनत करता है वो पा लेता है। हाँ बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा हमारे सदर आरिफ अलवी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पर बयान दिया है, उस सब पर भी बात करेंगे। वर्ल्ड कप को थोड़ा सा टच करेंगे, टच करेंगे क्योंकि बनता ही थोड़ा सा। फिर तो उसके साथ जी इमरान खान साहब पर हुए अटैक को इमरान खान साहब ने जो वजीराबाद में से जो है एक दरख्वास्त दायर की गई थी उसको क्वेश्चन करने के लिए और उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट भी दायर कर दी गई है, क्योंकि उसके अंदर जो है एफआईआर के अंदर कुछ लोगों के नाम एंटर करवाना चाहते थे, दर्ज करवाना चाहते थे, जो कि नहीं हुए थे। तो खैर उसको भी दोबारा से उसके लिए मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। उसके अलावा जी DGFIA जो एक सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है अरशद शरीफ के हवाले से, जो एक तहकीकाती टीम बनाई गई थी, कीनिया भेजी गई। कीनिया में एक्चुअली 4 पुलिस अफसरान थे जिनमें से 3 से मीटिंग हुई और 1 से नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई उस सबको डिस्कस करेंगे, हमारे गेस्ट भी आएंगे, उनसे भी उनका तज्जिया जानेंगे कि एक्चुअली ऐसा क्या हुआ। तहकीकाती टीम भी बनाई गई लेकिन फिर भी तहकीक नहीं हो सकी, इसको भी देखेंगे आज। और एक अफसर को, कीनियाई अफसर को प्रेजेंट करने से भी मना कर दिया गया है, जो कि वाकई में फायरिंग में मुलविस भी था और उसको मना कर दिया गया है कीनियाई पुलिस की तरफ से कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स जो है अरशद शरीफ ने खड़े किए हैं, इन पर भी बात करेंगे कि एक्चुअल में किस तरफ जा रही है उनकी जो एक कत्ल का सिनेरियो था वो किस तरफ को जा रहा है, और ये भी बात करेंगे, इसको भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और उसी के साथ साथ जी डॉलर पर बात की गई और डॉलर पर बात की गई, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, इसहाक डार की तरफ से बात की गई और उनकी तरफ से जो है सिचुएशन ये सामने आई है कि माजी में हमने डॉलर को आज़ाद छोड़कर मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो बिल्कुल हर किसी ने एक दूसरे पे इल्जाम दिया। आज दोनों के बयान सामने रखेंगे, शेख रशीद साहब का बयान भी आया, खान साहब का बयान भी आया। खान साहब ने उनकी 6 माह की कारकर्दगी उठाई, उन्होंने 4 साल की उठा ली कि उन्होंने ऐसे किया। तो खैर उन सबको आपस में आज जो है ना मद्दे मुकाबले करेंगे। आज वो तनकीद और तंज का जो एक सिलसिला जारी हुआ है, आज हम उस अपने प्रोग्राम को उसी का थोड़ा सा पॉलिटिकल करके जो है ना प्रेजेंट करेंगे। और आज ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं जल्दी डिस्कस कर लेते हैं इंडेक्स को पहले ना। एंड देन वी विल बी गोइंग टू इंडिया में एक और आर्मी सोल्जर ने सुसाइड कर ली। बिल्कुल इंडिया में जो है वाकयात इस तरह के अक्सर पहले भी हो चुकी हैं। कई सरकारी अफसरान, ना सिर्फ आर्मी से रिलेटेड और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी नौकरी की वजह से तंग आकर उसकी आवाज़ार होकर वहाँ से जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए थे। और वंस अगेन इंडियन आर्मी का जो कि कश्मीर महाज पे जो है अपनी ड्यूटी पर माबूर था और एट दैट टाइम उसने अपनी ही सर्विस गन से अपने आप को मार दिया। तो ये वाकया सामने आया, इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे और पढ़ेंगे कि एक्चुअली कैसा हुआ और ऐसा क्यों होता है, इस सब पे आज बात करेंगे। वैसे यासिर हम लोग काफ़ी लंबी ब्रेक के बाद आए हैं और हम लोगों ने जब लास्ट प्रोग्राम एक साथ किया था तो उसमें हम लोगों ने अपनी ऑडियंस से वादा किया था कि हम लोग इन्फ्लेशन पर जो आगे कारआमदें साबित हो रही है और क्या अपग्रेडेशन आ रही है और क्या होने वाला है, जो हमारे आलू टमाटर ने वादा किया था, हमारे जो आलू टमाटर सेंचुरी मारी थी उस पर तो बात करनी थी ना, उस पर बात तो करनी है ना। तो आज हम लोग अपने प्रॉमिस को याद रखेंगे। हाँ ये हो गया कि दरमियान में हमारा ब्रेक आ गया, भाई छुट्टी भी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल छुट्टी, लेकिन इस दफा जो है छुट्टियां ही हमारी हो गई है खैर से। लेकिन खैर अब हमारा सीक्वेंस बन चुका है, उसके मुताबिक हम आपके सामने आएंगे और जो है प्रोग्राम को जारी और सारी रखेंगे। तो जी आज हम लोग फिर अपने किए गए वादे के मुताबिक इन्फ्लेशन पर बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे, पाकिस्तानी अवाम का इस दफा कितना खून पिया जाने वाला है उस पर बात भी और इसके अलावा बात करेंगे
सराफा बाजार, सोने की कीमत, चांदी की कीमत जो इस वक्त मार्केट में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस सब पर भी बात करेंगे यार। मतलब शादियों का तो सीजन चल रहा है ना, वो जब भी सीजन आता है तभी रेट बढ़ जाते होते हैं। आप देखें कि इतना मसला आ गया, लोग जहेज खरीदने होते हैं, क्या क्या नहीं लेना होता, लड़कियों के 100 जो है लक्षण होते हैं, पता नहीं बेचारे लोग। मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, दे आर लाइक सो मच वरीड। जैसे मैं अक्सर यासर आपको कह रही मेरी मंगनी नहीं हो रही, मेरी मंगनी नहीं हो रही, तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में शादी को बड़ा वेट कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के फिजिकल फैक्टर्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बड़े ज्यादा वो इफेक्ट करते हैं और बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। हर चीजें हस्बे मामूल चलती रहती है। जब भी शादी का सीजन आ जाए, अब जैसे बात की मैंने, सर्दी का मौसम आ गया, अब जैकेट्स की, जर्सियों की रेट बढ़ जाएंगे, आसमानों को जाएंगे। तो खैर इस तरह की चीजें आती रहती है। तो बिजनेस है ना, तो बिजनेस फिर ऐसे ही होता है। दिस इज बिजनेस, बिजनेस, यू नो। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि टेलीनॉर के बारे में। हाँ, हम टावर्स की बात करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेट कर रहे हैं इसको। टेलीनॉर और जैज जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी है जो टेलीकम्युनिकेशंस की, इन पे बात करेंगे। इंटरनेट के पैकेजेस लगा के देती है। हाँ, लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं पैकेज। ये मेरा पर्सनल ग्रज था। हाँ, लेकिन अब बात यह है कि इन कंपनियों की जो है ना आगे पीछे रद्द-बदल होने शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बात करेंगे टेलीनॉर के बारे में। टेलीनॉर जो है वो चाह रहा है कि वो अपनी कंपनी बेचना चाह रहा है। अब उसकी कंपनी बिकने वाली है। टेलीनॉर बिक जाएगा? ओह माय गॉड। तो टेलीनॉर के बारे में बात करेंगे, ऐड करेंगे कि टेलीनॉर क्या वाकई ही में ऐसी पोजीशन पर है कि उसको कोई खरीदने वाला है, या फिर टेलीनॉर की कंपनी जो है वो इससे पहले भी बहुत सी कंपनी आई थी, लाइक जैसे कि वारिद आया था, वो जैज के साथ कनेक्ट हो गया। तो हो सकता है कि कोई ना कोई चीज मर्ज हो जाए या कोई और कंपनी खरीद ले, क्योंकि इस वक्त जो है ना लग गई है। ये हम लोग एंड पे बताएंगे कि एक्चुअल में होने क्या वाला है और क्या अपग्रेडेशन है इस बारे में। देन हम बात करेंगे जी सफारी में सैर करते हुए अगर आपको क्या कहते हैं जंगल का बादशाह नजर आ जाए या जंगल की मलका नजर आ जाए, तो ये ना हो कि आपसे वो प्यार कर बैठे और फिर उस प्यार का जो फल होता है वो बड़ा महंगा पड़ जाए आपको। तो इस बारे में बात करेंगे कि सफारी में रिसेंटली जो है सीन्स हुए और एक्चुअल में वहां पर शेर और शेरनियां कितनी ज्यादा दंदनाती फिर रही हैं, और इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में सफारी पार्क जो है एक्चुअली बड़ा ज्यादा लोग पसंद करते हैं वहां पर जाना, वहां की जो ट्रेन है उस पर ट्रैवल करना और वो ऑल राउंड चक्कर लगाना। बिल्कुल, आज सब पे बात भी करेंगे, थोड़ा हॉरिबल भी होने वाला है। जो वीडियो उसकी आई वो भी आपको हम दिखाएंगे, जो उसके अंदर मंजर आम पर आ रही हैं वीडियोस, उस पे बात करेंगे। खैर इसके बाद बात करेंगे लास्ट वंस अगेन, नॉट द लीस्ट, हम बात करेंगे तारिक टेडी साहब के बारे में। वंस अगेन पंजाब हमारा जो मीडिया पे शोर मचाना था, जो हमने डिस्कस की, डिबेट की, उसकी खबर का नोटिस ले लिया गया है। जो है अब खबर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खबर पर एक्शन ले लिया गया है, जो आप देख सकते हैं कि एक्शन लिया गया है। और ये चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की तरफ से जो है ये स्टेटमेंट सामने आई है कि उनका मुकम्मल इलाज मुफ्त करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जिस अस्पताल में वो ज़ेर इलाज थे, वहाँ जहाँ उनका इलाज नहीं हो पा रहा था पैसे ना होने की वजह से, किसी मसीहा का मुंतज़िर थे, लेकिन खैर वज़ीर आला पंजाब ने उनका पूरा खर्चा उठाने का बेड़ा उठा लिया है और वो अब उनका पूरा मुकम्मल इलाज जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। सम थिंग्स आई लाइक अबाउट पॉलिटिक्स, बिकॉज़ जो अच्छी खबरें आती है ना दिल को छूती है। मतलब एक्चुअल में वी वर सो कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग कि हमारे आर्टिस्ट जो हमारे इनफैक्ट वी वर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द जर्नलिज्म एज वेल के मतलब हमें हकूक कहाँ मिलेंगे। ये छोटी-छोटी खबरें आती है दिल को अच्छा लगता है। बिल्कुल, पहले खबर आई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में। तो आज की जो हम लोगों ने थंबनेल्स थी वो सारी की सारी लगा दी हैं। मौसम का हाल बड़ा अच्छा है, तो ऐसा करें कि किचन की विंडोज खोले, हल्की हल्की बारिश को देखें, डिजलिंग रेन हो रही है उसको देखें, और साथ साथ जी अपने लिए एक चाय का कप बना लें। आप तक हम वापस आने वाले हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तो देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह की आवाज़ में एक बार फिर खुशामदीद। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे लाहौर में मौसम के हवाले से, आज का मौसम बहुत खुशगवार है। मौसम हो और चाय का एक कॉम्बिनेशन हो और सर्दी की पहली बारिश और नवंबर की सुबह वो हल्की हल्की बारिश है और वाकई ही में आपको जो है बिल्कुल तरोताज़ा कर देती है। खूबसूरत सा एक माहौल बन जाता है और इंसान का दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ मौसम को एंजॉय किया। आज बिल्कुल ऐसा ही मौसम खुशगवार सा बना है,
ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सख्त बारिश हो रही है। लेकिन जो लाहौर में सुबह सुबह में उठा और बारिश देखी, लाइट सी, क्या प्लेयर माहौल था, क्या मज़ेदार चीज़ थी। तो आज उस सब पे बात करेंगे। तो आज मौसम के वाले से बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया हमारी एंकर्स ने, सहर ने ज्वाइन किया। जी सहर, आपको आवाज़ आ रही है? सहर मौजूद है हमारे साथ। सहर कैसी हैं आप? आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सहर मौसम बड़ा तरोताज़ा है, लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस अपग्रेड हो रहे हैं और बारिश की बड़ी बात की जा रही है। तो मौसम के हवाले से क्या अपडेट है? मौसम बहुत, लाहौर में तो मौसम इस टाइम बहुत मज़ेदार हुआ। इससे पहले थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अब जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा ठंडा सा लग रहा है। सर्दियाँ आई नहीं, सर्दियाँ आ गई हैं। बिल्कुल ऐसे अगर ही बात जी। और इस्लामाबाद के अलावा मुख्तलिफ इलाकों की, तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जिसमें स्वात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर है, जिसमें बारिश के साथ बर्फबारी भी हो रही है। और अगर बात करें लाहौर के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ बादल बरसते ही जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा हो गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा और सरगोदा, फैसलाबाद और जो गुजरात समेत कई शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। और दूसरी जगह गिलगिस्तान में बर्फबारी का आगाज भी हो गया है और मुख्तलिफ सियासी मकामात पे मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, जिससे मौसम इंतहाई सर्द हो गया। बिल्कुल ठीक है जी। सहर हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सहर, आपने हमें बहुत अच्छे से अपडेट दिया है। वाकई ही में बर्फबारी भी हो रही है। हाँ। और लाहौर के अलावा मतलब आई एम सो मच एंशियस अबाउट द दिसंबर की छुट्टियां और वो दिसंबर की बर्फबारी और सर्दियों की पहली बारिश जिसका आगाज हो चुका है। और खैर इसको हमने भी इंजॉय करना है और आप भी इंजॉय करें, क्योंकि ये मौसम कभी कभी आते हैं। तो इसका आगाज हो चुका है। तो आई वुड लाइक टू ऐड हियर, आपको सबसे ज्यादा सर्दियों में क्या पसंद है? मुझे सर्दियों की रातें पसंद है। क्यों? रातों में जो है हम अक्सर जो है, मैं लाहौर में तो फर्स्ट टाइम मैं जब मुल्तान में था तो एट दैट टाइम वहाँ पे रातों को हम कोयले जला के कभी बारबेक्यू, कभी वहाँ हम दोस्तों के साथ जैमिंग किया करते थे। और डेली रात को चाय का कप हमारे हाथ में होता था एंड चाय, गिटार एंड आई रियली वांट टू आस्क दिस। अच्छा यासिर, कैन यू सिंग? मतलब आप गिटार सिर्फ बजाते हैं, गाते भी? नहीं, मैं ना गिटार बजाता हूँ ना मैं गाता हूँ। एक्चुअली मैं कीबोर्ड प्ले करता हूँ। कीबोर्ड प्ले करता हूँ क्योंकि हमारा पूरा बैंड था मुल्तान में, तो वहाँ पे हमारे पूरे दोस्त हुआ करते थे। और सर्दियों की रातें जो मुझे मिस कर रहा हूँ एक्चुअली, वो हम ऐसी हुआ करता था कि हम सब दोस्त गोल दायरे में बैठकर, लॉन में बैठकर और वहाँ पे आग जलाना और फिर किसी के पास गिटार है, किसी के पास फायर करना। और ये वाकई भी बड़ा मजेदार सा एक सिनेरियो क्रिएट होता है। और अच्छा, आई रियली वांट टू आस्क यासिर, सर्दी का और चाय का और रात का और बाहर बैठने का आपस में क्या ताल्लुक क्या है? क्या कितनी क्लोज रिश्तेदारी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्दी होती है, जो कि सर्दी अगर हम कमरे में बैठते हैं तो हम सर्दी को फिर फेस नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, हम कमरे से बाहर निकलना होगा, हमें सर्दी लेनी होगी। अगर हम चाय का मजा भी लेना है तो सर्दी और चाय इन दोनों को आपस में लड़ाना होगा। तो तब ये हमारा पूरा सीन क्रिएट होगा। वहाँ पे फिर आग भी जल रही हो तो उसका एक अपना मजा होता है, फिर साथ दोस्त बैठे हो तो उसका एक अपना ही मजा होता है। खैर बहुत ही इंजॉय होता है वहाँ पे। ये मौसम कभी कभी आता है, ये 2-3 महीने ही होते हैं, इसके बाद जो है पूरा साल फिर इंतजार करना पड़ता है। फिर मौसम कभी नहीं आता। तो खैर ये मौसम है, आप भी उसको इस तरह एंजॉय करें। बिल्कुल, और बिल्कुल इकोनॉमी सा जो है ना, मतलब सस्ता सा माहौल बन जाता है। आगे चलानी है, चाय लेनी है, दोस्तों के साथ बैठना है, दैट्स इट। तो बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है, रातें पूरी गुजर जाती हैं, टाइम का पता नहीं लगता। बिल्कुल ऐसा ही है। और वाकई में सर्दी का एक जो वो एक फैंटेसाइज किया गया है सर्दियों को खूबसूरती के साथ, अच्छे आप लोग ड्रेस बहुत अच्छा, ड्रेसअप बहुत अच्छा कर। गर्मी में यार ये भी छोड़ो जो हल्के से हल्के कपड़े पहन लो। लेकिन सर्दियों में एक्चुअल में आप ड्रेसअप पे बड़ा कर रहे होते हो और टेंशन ले रहे होते हो, यार इसके साथ ये जैकेट सूट कर रही है, इसके साथ ये शूज सूट कर रहे हैं, ये वाली सॉक सूट करेंगी और कैप लेनी है नहीं लेनी है। तो हम लोग बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं इसके बारे में। फिर उसके बाद जो है सर्दियाँ आती है तो लोग अपने जो है साल की छुट्टियां प्लान करना शुरू कर देते हैं, जो एक वीक में जो इनकी वेकेशन होती है, एनुअल वेकेशन जिसको हम कहते हैं, दिसंबर की। खैर वो तो प्लान करना शुरू करते हैं, यार इस दफा यहाँ जा रहे हैं, यार इस दफा यहाँ जाना है। तो वाकई में मैं भी सोच रही हूँ कि और वो पूरा हफ्ता बहुत कमाल का होता है, जो
खासतौर पर बच्चों के लिए बहुत कमाल का होता है, जब बच्चे उसमें स्कूल में होते हैं तो इंतजार कर रहे होते हैं कि ये छुट्टियां आएंगी तो हमने वहां जाना है, वहां जाना है। और दिसंबर का आखिरी हफ्ता तो इतना खूबसूरत होता है ना, मतलब छुट्टियां बिल्कुल करीब होती हैं और आप लोग जो है पैकिंग शेकिंग कर रहे होते हो, मतलब सुबह आप स्कूल जाते हो, रात को आके घर में पैकिंग करते हो, यार मैं ये ड्रेस लेके जाऊंगा, ये ड्रेस, और 7 दिन में 14 दिन के प्लान्स होते हैं हमारे पास। ऐसा ही है। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग मतलब 1 माह पहले की बात करें तो सर्दियां आने से पहले का जो मौसम होता है ना, वो भी बड़ा मजेदार सा होता है। मतलब आप कंबल भी ले रहे होते हैं, आपने पंखा भी चलाया होता है, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग। और फिर जिद होती है आपस में ना, रूम में कोई और बैठा हो, यार तुम पंखा ऑन नहीं करो, मुझे ठंड लग रही है, नहीं मुझे लग रही, तुम्हें नहीं लग रही, तुम फिर कंबल उतार दो। बड़ी बहस होती है, मेरी भी अक्सर होती है, और अब भी होती है मेरी इस बात पे बहस। लेकिन अब जी फाइनली नवंबर की पहली बारिश इस चीज की नवीद है कि पंखे शंखे बंद कर दे, गर्म कंबल निकाल ले, गर्म कपड़े निकाल ले। सेहत बहुत ज्यादा जरूरी है, मौसम को एंजॉय जरूर करें, लेकिन जान है तो जहान है, अपना ख्याल जरूर करें। तो इसी के साथ मेरे ख्याल में यहाँ से लेट्स जस्ट कम अप विद द नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम करेंगे सियासत की बातें हमारी सबकी आवाज में। बिल्कुल। तो आज हम लोगों ने बात करी है जी इमरान खान साहब ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री की जो बातें लंदन में हुई, हमने पिछले प्रोग्राम में अपनी डिस्कशन भी की थी, तो जी उस पर बड़ी तनकीद करते हुए ये कहा है कि अब भागे हुए लोग, बददियानती का पैकर लोग हमारे फैसले करेंगे और आर्मी चीफ की तकर्री करेंगे। तो आज इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का वीडियो लिंक जब खिताब आता है तो वाकई मीडिया की जीनत बनता ही बनता है। और उसके बाद जो है एक बयान ऐसा भी आया जो कि 1 सेकेंड PDM पर और मुस्लिम लीग नून पर उनके तनकीद का निशाना भी बनाया गया, जहां उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ से मिलने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है कई बार लंदन जा चुके हैं, दोबारा आर्मी चीफ की तकरीर का फैसला भी मुल्क से बाहर किया जा रहा है। तो उसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया की तरफ से ये भी कहा गया कि 7 माह में मईशत को तबाह कर दिया गया है, जिस तरह से मुल्क को चलाया गया है उससे मईशत तबाह हो गई है, और जो मईशत को तबाह करते हैं वो मईशत को ठीक नहीं करते। और महंगाई का भी रोना रोया गया, उसके साथ बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं, बड़ी बातें की गई हैं, अभी बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं सब देखने के लिए, क्योंकि लेकिन बातें करेंगे और बड़ी मजेदार सी बातें होंगी। लेकिन पॉलिटिक्स की बात हो और हमारे जो एंकर पर्सन सीनियर तज्जियाकार खिजर सर हमें ज्वाइन ना करेंगे, हो नहीं सकता। तो सर आपका ओपिनियन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम खिजर सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक। आप बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अक्सर बयान आता रहता है, वंस अगेन फिर से आ गया, आर्मी चीफ की तकरीर का मामला भी देखने में आया है। अब जो लंदन में फैसले इस वक्त हो रहे हैं, जो बार बार लंदन जाने का मामला है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखें जी, सुबह का टाइम है, मैं इस टाइम जो है किसी की दिलादारी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ सुबह की शुरुआत हमारी भी और दूसरों की भी जो अच्छी हो। मतलब कि अगर हम ये बात करें कि सियासत में हम रात को यही सोच के सोते हैं कि सुबह हमारी अल्लाह करे अच्छी हो, और सुबह उठ के यही सोचते हैं कि अल्लाह करे हमारा ये दिन अच्छा गुजरे। लेकिन मुझे लगता है शहबाज साहब पहुंच चुके होंगे इस्लामाबाद, मुझे इस टाइम कोई खबर नहीं आई। लेकिन बात ये हो रही है कि अगर पाकिस्तान में हम सियासत की बात करें कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो हुकूमत तो पाकिस्तान में है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान में, लेकिन इसके फैसले जो है वो लंदन में जाके होते हैं। आप लंदन को ऐसे समझते हैं जैसे आप जो है वो लाहौर से जो है ना, वो समझ ले कि आप चीचा बतनी जा रहे हैं, या लाहौर से आप जो कारियां जा रहे हैं, लाहौर से आप सियालकोट जा रहे हैं, ये आपने लंदन को समझा हुआ। मतलब कि थोड़ी सी बात और आप लंदन पहुंच जाते हैं, भाई जी मेरे साथ तो ये हो गया, भाई जी मेरी तो वहां सुनवाई नहीं होती है। तो मतलब कि इस तरह के फैसले, नो डाउट कि आपकी पार्टी के लीडर है, लेकिन आपको इस अवाम के साथ क्या खिलवाड़ किया हुआ है आपने इस अवाम के साथ। मतलब कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात जो है वो नवाज शरीफ साहब बेहतर कर सकते हैं और नवाज शरीफ साहब के पास इन फैसलों के हक है, वही राइट रखते हैं और वो फैसला करके हमें फाइनल कॉल दे सकते हैं, तो फिर आप मेहरबानी करें उनको वापस बुलाएं पाकिस्तान में। अगर आपकी पंजाब में हुकूमत नहीं है तो आप उनको इस्लामाबाद ठहरा दें, उनको इस्लामाबाद खड़ा करें, ताकि आपको दूसरों जो खदशात है ना कि पंजाब हुकूमत उनको पकड़ के जो है वो जेल में डाल देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको पाकिस्तान बुलाएं, अवाम उनका इंतजार करे। और खान साहब के ऊपर जो आप तनकीद करें कि खान साहब जो है वो जो है ना सर्टिफाइड चोर है या इस तरह से उन्होंने तोशा खाना में वो किया, लेकिन मेरे ख्याल में ये तो आटे के नमक बराबर भी नहीं है जो खान साहब ने किया है। खान साहब से गलतियां हुई है, खान साहब इस मुल्क में इस टाइम जो सियासत है उसको किसी और दहाने पे लेके जा रहे हैं, लेकिन इसमें कसर किसी ने नहीं छोड़ी है, किसी सियासतदान ने कसर नहीं छोड़ी। हम लोगों को, हमारे पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे, हमारे पाकिस्तान को अंदरूनी मामलात के ऊपर जो है वो जलील करने की, हम सिर्फ इनके पीछे, हमारा इनके साथ कोई मुतालबा ही नहीं है। अवाम इनसे मुतालबा कोई नहीं करती कि जी आप IMF के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, आप उनके साथ बैठ के इतने अरबों डील करें, रिफाइनरी लगाएं। ये एक जो है मेरे जैसा शख्स, हम जैसा गरीब इंसान नहीं चाहता। हम लोग ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ हमारा मुस्तकबिल, हमारी कौम का
हमारे नौजवानों का। हमें सिर्फ एक प्रॉपर मुस्तकबिल दिया जाए, नहीं कि 3 दिन की दाल रोटी पे लगा के हमें फिर उसके बाद चौथे दिन मजबूर किया जाए, जाओ निकलो अपनी फिर रोजी रोटी करो और ढूंढ के लाओ, और उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता चोरी करो, डकैती करो, जिसको मारो जिसको पकड़ो। ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान देखें, हम लोग सिर्फ इनके पीछे नारेबाजियां लगा के, जाने दे के, इनके कंटेनरों के नीचे आके, इनके पास इस्लामाबाद में जाके हम इनके इसलिए पैदा नहीं हुए, पाकिस्तान में इसलिए नहीं मिला था कि आप हकीकी आजादी की बात करें। हकीकी आजादी खान साहब ने कल भी एक तकरीर की है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा अमेरिका से कोई मुतालबा नहीं है, हमारा अमेरिका से कोई इस तरह का मसला नहीं है। हम जो है बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, बेहतर मतलब कि अच्छा साहब यहाँ पे एक और सवाल ऐड होगा, ऐड करेंगे हम कि इमरान खान साहब की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आई कि जो मईशत खराब करते हैं वो मईशत ठीक नहीं कर सकते। 30 साल के अंदर जो पैसा चोरी किया गया वो बाहर ले जाया गया, और अब जब भी कोई मसला होता है तो ये लोग लंदन भाग जाते हैं। तो तनकीद और तंज का ये जो सिलसिला है ये जारी हो चुका है। इमरान खान साहब ने भरपूर किस्म की जो है टारगेट किया गया है नून लीग के जो है रहनुमाओं की तरफ। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, इसमें तो नो डाउट कि खान साहब जो कह रहे हैं वो आज से नहीं बल्कि जब से वो 2014 में जब उन्होंने जो है नून लीग हुकूमत आई थी, खान साहब तो उस दिन से कह रहे थे कि जी फलाना चोर है, फलाने ने ये कर दिया, फलाना मंशियात फरोश है। इसमें तो नो डाउट कि खान साहब को ये नहीं कहते खान साहब झूठ बोल रहे हैं, खान साहब सच बोल रहे हैं। कब से बोलना शुरू किया वो बोल ही रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि खान साहब जो सच बोल रहे हैं उस सच की बुनियाद कहाँ पे है, उस सच के है वो सच के एविडेंस। देखिए आपकी एविडेंस के ऊपर हर इंसान हमेशा, हमारा आइन भी फैसला तब करता है जब उसको हमारे कानूनी तकाजे तब पूरे होते हैं जब आपके पास कोई सबूत होता है। हमारा इस्लाम भी सबूत के बगैर बात करने की इजाजत नहीं देता है। हम लोग किस तरह से कह सकते हैं कि जी फलाना चोर है, किसी की ऊपर इस तरह हद तक की इज्जत है, किसी तरह के आप उंगली उठाना, ये भी इस्लाम में भी नहीं है ना किसी आइन में है। और दूसरी बात है कि आप फलाना चोर है तो आपकी हुकूमत थी 3.5 साल, आपको चाहिए था उनको उल्टा लटवाते, कानून के तहत उल्टा लटवा देते उसको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खान साहब के और मसला ये है, खान साहब का नहीं है मसला हमारे सिस्टम में है। मसला हमारे साथ बैठी उन भेड़ों का है जो भेड़ें हर ग्रुप को चेंज करके आ जाती हैं, जो भेड़ें हर एक साइड से निकलते हैं दूसरे ग्रोह में शामिल हो जाती हैं, उनका मसला है। वो असल बात अपनी लीडर तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। अच्छा साहब यहाँ पे एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूंगा जो कि लास्ट टाइम एक और भी आमना देखने में सिचुएशन आई कि एफआईआर का मामला जो अभी तक हल नहीं हुआ। जैसे कि देखने में हाँ जो है अगर हम लोग शेख रशीद की बात करें जो अवामी लीग के जो है सरबराह भी हैं और पीटीआई के बड़े वो समझे जाते हैं, इम्पोर्टेंट पिलर समझे जाते हैं और बड़ी स्टेटमेंट्स आती हैं और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स आती हैं। उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि 6 माह में 5 दफा तो वजीर आजम लंदन जाते हैं, फैसले लेने जाते हैं। बिल्कुल, उससे भी बात करेंगे। यहाँ पे सवाल ऐड करना चाहूँगा। खज़र साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि एक्चुअली एफआईआर का जो मामला चल रहा था वो मसला ये था कि लास्ट टाइम भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे और एफआईआर दर्ज हो चुकी थी पुलिस स्टेशन की तरफ से, लेकिन वो उससे एग्री नहीं हुए। दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके उसकी पिटीशन दे रहे, रिट दायर कर रहे हैं। ये सारी सिचुएशन भी है यहाँ से कि ये जो तंज किया जाता है, तनकीद की जाती है, फिर वहां से भी तनकीद आती है, तंज आता है, वो गोलियां चलाई जाती है, बरसाई जाती है और इस तरह की सिचुएशन जो है ना नजर आती है हमें। इमरान खान साहब की अगर बात करें तो इमरान खान साहब दायर की गई दरख्वास्त जो है वजीराबाद में जो उन पर कातिलाना हमला हुआ, उन पर फायरिंग की गई, खुलेआम जो है एक फायरिंग का एक सिचुएशन हमें सामने आई 3 नवंबर को ड्यूरिंग लॉन्ग मार्च वजीराबाद में जो सिचुएशन आई। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर की वजह से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, एफआईआर दर्ज की गई थी, उन पर इमरान खान साहब खुश नजर नहीं आ रहे। एफआईआर लास्ट टाइम मुतलका थाने के एसएचओ की मुद्दत में दर्ज की गई थी, लेकिन खान साहब एग्री नहीं थे, ना उनकी पार्टी के मेंबर्स एग्री थे। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके दरख्वास्त दे दी और उस पर जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से मुख्तलिफ MNA उसको वहाँ पे बुलाया गया है। वो रजिस्ट्री ब्रांच पहुँचे और वहाँ पे आके जनाब उनको वहाँ पहुँचने की हदायत दी है ताकि उस केस को आगे परस्यू किया जा सके। तो एफआईआर का मामला भी बहुत लॉन्ग होता जा रहा है। तो खैर इसके अलावा आमना बात करनी थी हमने एक्चुअली अरशद शरीफ के हवाले से जो एक नई डेवलपमेंट DGFIA की तरफ से देखने को मिली है, जो हमारी पूरी कमेटी बनाई गई थी जो कीनिया गई थी और वहाँ पे जाके उन अफसरान, उन पुलिस
पुलिस अफसरान से तहकीक करने गई थी, जो कि एक्चुअली उस केस में मुलविस थे। अरशद शरीफ के केस में वो 4 अफसरान जो कि मुलविस थे, उनसे तहकीक करने गए, लेकिन उन चारों में से सिर्फ 3 अफसरान से उनकी मीटिंग हुई थी। लेकिन फिर भी एक अफसर को पाकिस्तानी तहकीकारों के सामने पेश करने से इनकार कर दिया गया, और वो जो शख्स है, जिसको एक ऑफिसर जिसको जो है पेश करने से इनकार किया गया है, वो गोलियां चलाने वालों में शामिल है। तो आई डोंट नो, बट एक ऐसा मामला जो इंटरनेशनली इतना हाईलाइट हो चुका है और इतना ज़्यादा जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है, वहाँ पर जब ये सिचुएशन सामने आ रही है, और वाकई ही में पाकिस्तान अभी अभी जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो लिस्ट है, उससे ग्रे लिस्ट से जो है वो बाहर निकला है, और उसके बाद बैक टू बैक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो पाकिस्तान की साख को बहुत ख़राब कर रही हैं, और उसके बाद इंटरनेशनली इतना ज़्यादा ये इशू जो है वो हाईलाइट हो चुका है। उसके बावजूद कीनियाई पुलिस जो है वो कोऑपरेट करती नजर नहीं आ रही है। DGFIA की जो एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बात की है, अमेरिका की मीडिया से बात की, और उन्होंने वहां पर ये बताया कि वहां पे इन अफसरान से मुलाकात हुई, और जिनसे एक्चुअली करने चाहते थे, जो कि एक्चुअली केस में मुलविस थे, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ यही बताया गया है। कीनिया की पुलिस की जानिब से, वहां की इंतजामिया की जानिब से फिलहाल जो रिपोर्ट्स, जो खबरें सामने आ रही है, जो उनके बयान सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक कुछ ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उनके जो बयान तो मैच नहीं कर रहे उस केस से। लगता नहीं है कि यार ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्ट में जब केस स्टार्ट हुआ तो एट दैट टाइम उन्होंने बताया था कि गाड़ी पे फायरिंग की गई, और फायरिंग की वजह से जनाब वो गलती से फायरिंग होगी, क्योंकि बच्चे को किडनैपिंग का मामला था। उसके बाद बताया गया कि अभी उसको स्नाइपर ने मारा, फिर बताया गया कि रिपोर्ट आई उनकी पोस्टमार्टम की कि उनको एक जगह ले जाया गया, वहां टॉर्चर किया गया, फिर मारा गया। कुछ पोस्टमार्टम की तस्वीर भी लीक्स हुई है, जो है वो शूट्स लगे, वो जो फायर है बहुत क्लोज जो है फायर किया गया है, और वाकई ही में जो है ये कहा जा रहा है कि तहकीकाती टीम जो पाकिस्तान से भेजी गई है, उन्होंने जो 3 अफसरान का पूछताछ की है, उनसे इन्वेस्टिगेशन की है, उसके अंदर तीनों ऑफिसर्स के जो बयानात हैं उनके अंदर एक गहरा तजाद है, एक गंभीर तजाद है, और वो उनकी स्टेटमेंट जो है वो मैच नहीं कर रही हैं। उनकी जो इनिशियल स्टेटमेंट है वो यही है कि एक गाड़ी को नाके पर रोका गया और वो गाड़ी नहीं रुकी, जिसके बायस उस पर फायरिंग की गई, और ये बहुत सारी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। दोनों बयानात अमेरिका की मीडिया में आए हैं, जो कि हमारे DGFIA है, उनका भी बयान भी अमेरिका की मीडिया में आया, और उनका जो 3 पुलिस अफसरान, जो 4 पुलिस अफसरान एक्चुअली हैं जिनका बयान चलाना चाह रहे थे, उनका भी अमेरिका के मीडिया के मुताबिक सेम ही बयान आया, जो कि उन्होंने पाकिस्तान की तहकीकाती टीम के सामने बयान किया, और वही बयान उनके सामने भी आ गया। इस वक्त बात करने के लिए बस मौजूद है आगा साजिद साहब। आगा साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, अरशद शरीफ का मामला वंस अगेन दोबारा से शुरू हो चुका है, तो अब देखना यह है कि डे बाय डे इसमें नए नए डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। अब कहा जा रहा है कि DGFIA की जो मीटिंग हुई है उनकी कीनिया की तहकीकाती टीम से, उनकी पुलिस से, उसके अंदर एक शख्स को छुपा लिया गया, सामने पेश नहीं किया गया। ये डे बाय डे जो नए नए डेवलपमेंट्स आ रही हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात ये है कि इसके बहुत सारे पहलू हैं। जाहिर है जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, उनको हमें समझने की जरूरत है कि ये कैसे टैकल हो रही हैं। मुझे जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है इस सारे मामले के अंदर नजर आ रही है, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कीनिया की पुलिस ने ये टारगेटेड, जैसे हमारे पाकिस्तान में साहिवाल वाला आपको याद होगा, ये टारगेट हुआ बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गलती का उनको मर्डर किया गया, व्हाटएवर। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं अब तक, जो उसका मुझे समझ नहीं आ रही कि कीनिया की पुलिस ने अगर ये किया तो क्यों किया, किसकी ईमा पर किया। क्या अरशद शरीफ एक दहशतगर्द था? क्या अरशद शरीफ एक अननोन पर्सन था? क्या जो अरशद शरीफ था वो कहीं एब्सकॉन्डर था, कहीं मतलूब था? क्या वो ऐसा स्ट्रेंजर शख्स था जिसके बारे में किसी को इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो कौन है, कहां से आया और क्यों आया, उसके बारे में कोई मिस इन्फॉर्मेशन थी? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कीनिया की पुलिस ने फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा क्यों किया, किसकी ईमा पर किया। मैं समझता हूं तक इस हवाले से बात नहीं हो रही है, और अगर ऐसा हो गया है तो अब उस मर्डर को छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही है, वो किसकी ईमा पर जा रही है कि पाकिस्तान के कोई एजेंसीज या कोई इदारा या कोई पॉलिटिकल एजेंट या कोई पॉलिटिकल मेंबर या कोई भी शख्स इसमें इन्वॉल्व है या इंटरनेशनल कोई है,
तो इसका जवाब मुझे जो थोड़ा सा क्लू मिलता है वो यही मिलता है कि हम कीनिया की पुलिस को तो डेफिनेटली जेआईटी जो बनी उसके सामने पेश होना चाहिए था, सबूत देने चाहिए थे, लेकिन वो किसकी ईमा पर छुप रही हैं। तो हमें ये समझना पहले होगा कि वो पाकिस्तान में उनको किससे खौफ था, उन्होंने किसको एतमाद में लिया, उनको किसने बाहर जाने का मशवरा दिया, उनको बाहर जाने के लिए किसने हेल्प आउट किया, और बाहर भी जाने में पहले वो दुबई जाते हैं, दुबई के बाद वो कीनिया क्यों जाते हैं, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। अभी इस हवाले से डायरेक्ट कीनिया पे ऊपर जाके बात कर रही है कि कीनिया ने पुलिस अफसरान ने ये किया, वो चीजें तो मेरा ख्याल है कि सेकेंडरी हैं। तो पहले अगर हमें कोई क्लू मिल जाता है, कोई चेन मिल जाती है, तो फिर हम उस चेन को उस चेन के साथ जोड़ने में आसानी के साथ इसको समझ सकेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी कि 4 अफसरान में से 3 को जो है वो तहकीकात के लिए प्रेजेंट किया गया। एक अफसर जो वाकई में गोलियां शूट करने में मुलव्वस था और जिसने गोलियां चलाई थी, उसको प्रेजेंट नहीं किया गया। तो इस बारे में आपकी क्या स्टेटमेंट है? क्या कीनियाई पुलिस की तरफ से जो है इस कंप्लीटली मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्यों कॉपरेशन नजर नहीं आ रही? क्या वजह है? बिल्कुल अमना, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। उसकी वजह ये है कि फिर वहीं से बात शुरू होती है कि कॉन्स्पिरेसी कहां से स्टार्ट हुई, अबेटमेंट किसने की, फिर उसके बाद ये कीनिया की पुलिस का या कीनिया की हुकूमत का, कीनिया के इदारों का इंटरेस्ट क्या था, वो उन्होंने ये टारगेट किया क्यों, और उसके बाद अब उसको छुपा क्यों रहे हैं। अगर ऐसा हो था तो हकायक सामने लाने से नाला क्यों हैं। इसमें कोई दूसरी नहीं है कि अगर हम इसकी ईमा पर बात करते हैं, अबेटमेंट पे बात करते हैं, तो इट डजंट मीन कि हम कीनिया की पुलिस को हम कह दें कि ठीक है जी वो बरी जिम्मा है, कि अगर उन्होंने किसी के कहने पे कर दिया था, कोई मजबूरी थी या जो भी इनकी व्हाटएवर, डेफिनेटली उनकी गलती या उनका कसूर तो है, वो पनिशेबल है। तो हम बात कर रहे थे एक्चुअली अर्शद शरीफ के हवाले से केस हमारा चल रहा था, जो कि कीनिया की तरफ से सिचुएशन देखने को मिल रही थी, और उस लिहाज से हमारे साथ मौजूद है आगा साजिद साहब। आगा साजिद सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी कि जो पाकिस्तानी टीम भेजी गई है तहकीकात के लिए अरशद शरीफ के केस में, वहाँ जो 3 अफसरान को प्रेजेंट किया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, पाकिस्तानी टीम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन तीनों की स्टेटमेंट्स में एक तजाद पाया जा रहा है, और बहुत बड़ा तजाद है, उनकी स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि एक्चुअल में एक को प्रेजेंट नहीं किया गया, जो 3 प्रेजेंट किए हैं उनकी स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रही हैं, तो एक्चुअल में ये चीज क्या हमें बता रही है? आपको आवाज आ रही है सर? आई थिंक सो टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा इशू होगा। खैर आई थिंक सो दोबारा आगा साहब को हमारी आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है जी सर, नाउ वी कंटिन्यू। तो सर मैं पूछ ही रही थी कि जो 3 पुलिस एहलकारों को, जो अफसरान को प्रेजेंट किया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनकी स्टेटमेंट के अंदर एक गहरा तजाद पाया गया है। DGFII की तरफ से भी, मोहसिन भट्ट की तरफ से भी यही कहा गया। तो ये चीज़ आखिर हमें क्या बता रही है? एक को प्रेजेंट नहीं किया गया, 3 की स्टेटमेंट्स के अंदर एक गंभीर तजाद पाया जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, स्टेटमेंट्स मैच नहीं हो रही हैं। बेसिकली देखिए जी, हम क्रिमिनल ट्रायल्स करते हैं तो ट्रायल्स के अंदर यही तजाद जो होता है वो मुलजिम को गिल्ट बनाता है। इन्हीं चीजों की वजह, चीजें प्रीपेड हो, प्री प्लान हो, तो फिर पनिशमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बात फिर वहीं से चलती है कि अरशद शरीफ ने क्या कीनिया पुलिस को धमकाया था, या कीनिया पुलिस के खिलाफ उनके पास कोई ऐसी मवाद मौजूद था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तो अगर हम जिसने अरशद शरीफ को खौफजदा किया था उस टारगेट को अचीव कर लें, तो वही टारगेट है जो इस वक्त कीनिया पुलिस को फोर्स कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है और मजबूर कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पुलिस, अगर हम उस शख्स को टारगेट कर लें तो कीनिया पुलिस खुद ब खुद ये हकायक सामने ले आएगी और वजूहात भी सामने आ सकेंगी कि असल में ये वजह क्या हुई थी। तो मेरा ख्याल है JIT जी। आगा साहब, यहाँ पे सवाल ऐड करना चाहूंगा कि लास्ट टाइम जो पिम्स हॉस्पिटल की तरफ से जो तस्वीरें लीक हुई हैं, जिस पर 7 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है, जिस पर आप देखना है कि जो तस्वीरें लीक हुई हैं उसमें उनके हाथ के नाखून है वो उखाड़े जा चुके हैं, उनको
टॉर्चर किया है और ऐसी बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। क्या लगता है कि इस तरह का कोई मामला देखने में नजर आ रहा है आपको? आवाज कट रही है बहुत ज्यादा आजकल। जी सर, मैं आपको दोबारा बताता हूं कि जो पिम्स हॉस्पिटल की तरफ से अरशद शरीफ की जो तस्वीरें लीक हुई हैं, जिसमें उनके हाथों के नाखून उखाड़े गए हैं और ऐसे बहुत से टॉर्चर किया गया, तशद्दुद किया गया, क्या लगता है कि आपको कत्ल से पहले ये मामलात हो सकते हैं कि उनके साथ? मैं सवाल आपका समझ गया हूँ, लेकिन अगर मेरा जवाब है तो मैं इस सेंस में ये कहूंगा, सबसे पहली चीज ये है कि हमारे मुल्क में ये एक बड़ा एक अलमिया है और बड़ी नेगेटिव चीज है कि हमारी चीजें जो हैं वो वक्त से पहले लीक आउट हो जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सहाफती बिरादरी के कंधों पे बड़ी सख्त जिम्मेदारी है इस हवाले से कि आप मीडिया के ऊपर वक्त से पहले अपनी नंबर गेम, अपनी रेटिंग के चक्कर में ट्रायल को तबाह ना करें। अगर अव्वल कोशिश ना करें, अगर कोई चीज आपके हाथ में आ भी गई है तो इस चीज को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? एक तो हाइप क्रिएट हो जाती है, दूसरी ये कि सबूत जितने होते हैं वो जाया होने का शदीद खदशा होता है। आपको याद, हमारी नेग्लिजेंस की वजह से वजीराबाद में जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ तो ठीक चंद मिनट के बाद हमला आवर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उसको वायरल कर दिया गया। अब वायरल करने के पीछे क्या वजूहत थी? केस को तबाह करना था, प्री प्लान था, या व्हाटएवर द रीजन, लेकिन हमने ये देखा और हमने तो उसका हमें नुकसान हुआ। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी लीक्स होती हैं जिसका ट्रायल पर डायरेक्ट असरअंदाज होता है। मैं इसकी एग्जांपल इस सेंस में दूंगा कि अक्सर ज्यादातर केसेस के अंदर जहां पर एक आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, शनाख्त परेड होती है, वहां पर मुल्जिमान को जब भी अदालत में पेश किया जाता है तो उनको एक कवर करके चेहरा उनका पेश किया जाता है ताकि कुछ एविडेंस जो होती है वो हम एट द टाइम ऑफ ट्रायल मिक्स ना कर जाएं, उसको जाया ना कर दें। तो हमारा यहाँ पर भी यही मकसद होता है कि अगर ऐसा कुछ था भी तो जब मुल्जिमान कैफरे किरदार तक पहुंचने के लिए ट्रायल में पेश होते हैं, कटहरे में आते हैं अदालत के, उस वक्त ये एविडेंस सामने आनी चाहिए। अगर इससे पहले किसी सहाफती बिरादरी के हाथ लग भी जाती है ये चीज किसी भी तरह से, तो उसको खुदारा वायरल ना करें। उसका सबसे बड़ा नुकसान उसी विक्टिम को होता है जिसकी मदद आप करना चाह रही हैं, जिसका केस में आप इंसाफ के लिए साथ खड़े हैं। अब मैं समझता हूँ ये वायरल होने के बाद ये एक लॉस हुआ है हमें ट्रायल के अंदर, एक नुकसान हो गया है इसके, हम असल हकायक को यूं एक तरह से हम जाया कर बैठे हैं। तो खुदारा अभी भी इस चीज को समझें। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी ठीक है जी। आगा साजिद साहब हमें बात कर रहे थे अरशद शरीफ के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी अपना तज्ज़िया दिया है इसके बारे में। ज़ाहिर बात है सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आगा साजिद मौजूद थे, लेकिन अब सिचुएशन जो है बड़ी अजीब सी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें लीक हो रही हैं, मामला सिचुएशन बड़ी अलग सी लग रही है। समझ से बाहर है कि एक्चुअली हुआ क्या था। तस्वीरें कुछ पहले भी लीक हुई थी जहाँ पर उनके सर में गोली लगी थी, उसके बाद अब ये पोस्टमार्टम की तस्वीरें भी लीक हो चुकी हैं। तो खैर फिलहाल हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि उनकी तहकीकात मुकम्मल हो और शफाफ और साफ तरीके से हो ताकि उनको इंसाफ मिल सके। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग बात कर रहे थे अरशद शरीफ के बारे में। अरशद शरीफ की जो एक सिचुएशन हमें देखने को मिली, 23 अक्टूबर को जो है उनको गोली मार दी गई कीनियाई पुलिस की तरफ से, और वहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट सामने आई कि मतलब जो इनिशियल स्टेटमेंट थी वो यही थी कि नाके पर गाड़ी ना रोकने की वजह से उस पर फायरिंग की गई। और इसके बारे में हमें ज्वाइन किया था आगा साजिद सर ने, उनसे बात की और उनका जो एक तज्जिया था वो आप तक प्रेजेंट भी किया। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का, और चाय तो आपने पी ली होगी, मौसम को भी बड़ा एंजॉय आप कर रहे होंगे, तो अब इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स भी ऐड नहीं होती है भैया। और अब हम लोग जो है यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वहाँ आएंगे एनर्जी के साथ, पॉलिटिक्स को भूल के मज़ेदार सी बातों में। और इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक, तो देखते रहे सबकी आवाज़ हमारे साथ।
वेलकम नाजरीन, सुबह के वास में एक बार फिर खुश आमदीद। आज बहुत सारे टॉपिक्स हैं वंस अगेन, क्योंकि थोड़े से टॉपिक्स थे काफ़ी सिग्निफिकेंट थे, उसको हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ बहुत टाइम हो चुका था। हद तक आपको जो है ना वो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व भी कर दिया था। अब सुबह सुबह पॉलिटिक्स का इतना डोज जो है वो भी अच्छी बात नहीं होती, यू नो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हम लोगों ने वहीं पर जी लगा दिया एक ब्रेक, और अब हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट मजेदार टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले कि हम लोग जो है ज़्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ जाएं, आज हम खबर शामिल करेंगे भारतीय फौज की तरफ से एक खुदकुशियों का जो है एक सिलसिला 2007 से जारी हुआ, और अब तक 559 लोगों ने जो है खुदकुशी कर ली है। और बिल्कुल भारतीय फौजी अपनी जिंदगी से उकता चुके हैं। अब एक और सिपाही ने खुदकुशी कर ली। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करने वाले भारत ने अपनी ही जिंदगी से उकता गए और खुदकुशी कर ली, जो कि एक नई रिपोर्ट सामने आई है। उसके मुताबिक एक फौजी जो कि अपनी ड्यूटी पर मामूर था और उसने अपनी ही सर्विस राइफल से अपने आप को सुसाइड कर लिया और उसकी डेथ हो गई। और इस तरह की पहले भी केसेस सामने आ चुके हैं। और आज इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार बिलाल इफ्तिखार साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर इस तरह के मामलात काफ़ी देखने में आते हैं। इंडिया की तरफ से वंस अगेन मामला देखने में आया कि मकबूजा कश्मीर के महज पर जो एक फ़ौजी मामूर था अपनी ड्यूटी पर, उसने सुसाइड कर लिया, अपनी ज़िंदगी से उकता गया। क्या लगता है कि क्या सिचुएशन होती है एक सिपाही की वैसे नॉर्मली, और वहाँ पर जो मौजूद था क्यों किया होगा? उनके माइंड में ऐसा क्या आ जाता है कि क्यों उकता जाते हैं उस ज़िंदगी से? देखिए, पहली बात तो ये कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है हमें ज्यादा जो है केसेस मिलते हैं कि जहाँ पे ये खुदकुशियां कर रहे हैं भारतीय फौजी। कपल ऑफ रीजंस, एक तो ये है कि हॉस्टाइल पॉपुलेशन है। आज़ादी आप जानते हैं कि 1930s से वो आज़ादी की एक जंग चल रही है वहाँ पे, जो पहले डोगरा राज के खिलाफ थी। उसके बाद जो है जब इंडिया आया तो उसके साथ हालांकि वादा किया गया कि प्लेबिसाइड करवाया जाएगा, लेकिन नहीं करवाया गया। तो जो कश्मीर की आवाम है, मेजॉरिटी उसकी जो है वो आजादी चाहती है। इस वजह से कोई लव लॉस तो इनके दरमियान है नहीं है। हॉस्टाइल पॉपुलेशन है। अच्छा, हॉस्टाइल पॉपुलेशन के अलावा जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो जो इंडियन ऑफिसर्स का अपने जवानों के साथ जो सलूक है वो बहुत बुरा है। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर जब भी वाकया होता है तो जवान अपने अफसरों को ही मार रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि हम अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान आर्मी का और इंडियन आर्मी का, तो 47 में एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन हमने गुलामी की अभी भी एक बहुत बड़ी हमें जो है ना एक साइन मिलता है इंडियन आर्मी के ऊपर कि मसलन ऑफिसर्स जो हैं वो फिजिकली अब्यूज करते हैं अपने सोल्जर्स को। उनको जो खाना मिल रहा है, राशन मिल रहा है, वो आपको याद होगा 2015 में काफी वीडियोस भी सामने आई थी जिसमें वो तेज बहादुर उनका सिपाही जो उसने दाल और वो खाना दिखाया था कि जनाब हम ये फीड किया जा रहा है और गुलामों की तरह हमें जो है अफसर जो है वो रख रहे हैं। और वो एक कानून मिलिट्री लॉ के मुताबिक कि आप जवान को हाथ नहीं लगा सकते, तो वहां पे एक मामूल है कि आप जवानों को फेंटी भी लगाते हैं। तो उसके अलावा छुट्टियां भी मिलती हैं जी। अच्छा सर, यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी 2007 से ये सिलसिला जारी है और सबसे ज़्यादा जो है नोटिस किया गया है इसको मकबूजा कश्मीर के इलाकों में, जहाँ पर यही लोग जो है जुल्म करते हैं। बर्बरियत का जो एक समा हमें नज़र आता है, और मकबूजा कश्मीर के जो आम शहरी हैं वो इन्हीं की वजह से बेशुमार मसाइल में घिरे हुए हैं। लेकिन फिर यही लोग जो है अपनी ही जान को जो है वो अपनी ही जान ले लेते हैं। आखिर वजह क्या है, क्यों ये लोग इस तरह से कर रहे हैं? एक तो आपने ये फैक्टर बताया कि इसके अलावा ये फैक्टर भी हो सकता है कि कश्मीर पर किया गया जुल्म जो है वही इनके ज़मीर को उठा रहा हो। जी, वो तो हॉन्ट करता है, लेकिन मैं फिर बताऊं कि एक जो सोल्जर लड़ रहा होता है वो एक आम इंसान भी होता है। सिविल से आया होता है, उसके माँ बाप, उसके बीवी बच्चे जो है सिविलियंस ही होते हैं। अब हम जब से मोदी आया है और मोदी के आने के बाद देख रहे हैं कि ये इन वाकयात के अंदर जो है ना इजाफा हुआ है। उसकी वजह ये एक हिंदुस्तान जो है माइनॉरिटीज के लिए, निचली जातों के लिए एक बहुत ज्यादा जो है ना गुंतानमो बे की तरह जगह बन गया है, जहाँ पे मुस्लिम हों या फिर आपके शूदर हों, दलित हों, उनके साथ जिस तरीके से सलूक हो रहा है। तो पीछे जब एक फौजी देखता है कि घर के अंदर मसला है, गुर्बत है, छुट्टी मुझे नहीं दी जा रही है, अब्यूज मुझे किया जा रहा है और मुझसे जो काम करवाया जा रहा है वो काम ऐसा करवाया जा रहा है जिसके अंदर जुल्म शामिल है, लोगों को मैंने मारना है, उनके साथ ज्यादती करनी है। तो ऑब्वियसली एक ऐसा खास जो है, क्योंकि जब आप डिफेंसिव माहौल में होते हैं ना, डर के माहौल में होते हैं,
तो आपका माइंड ज्यादा सैडिज्म की तरफ और ज्यादा जो उसे कहते हैं कनूतियत की तरफ जो है ना होता है। हमने देखा कि एक जो जुल्म बहुत करते हैं, अच्छा जुल्म करते हैं, वो सैडिज्म इनके ऊपर आ गया है। साइकोलॉजिकल अगर प्रोफाइलिंग इंडियन आर्मी की जाए तो आपको उनके 90% लोग जो है उनको रिटायर करना पड़ेगा, क्योंकि जो हरकत कश्मीर में कर रहे हैं वही हम मिजोरम में भी देख रहे हैं, वही हम आसाम में भी देख रहे हैं, वही हम नागालैंड में भी देख रहे हैं, बल्कि उससे भी बुरा। अच्छा, उससे बढ़ के ये है कि जो हरकतें यहाँ पे हो रही हैं वही सिखों के साथ भी हो रही हैं, और वही हरकतें जो है बाकी माइनॉरिटीज के साथ भी हो रही है। मुसलमान, आपको हैरत होगी कि एक मुसलमान जो इनका वॉर हीरो था कारगिल वॉर का, इन्होंने उसे बांग्लादेशी डिक्लेयर करवा दिया। फिर इंडियन आर्मी जो है उसको दरमियान में पढ़ के उसकी गलो खलासी करानी पड़ी, वरना वो उसे दरबदर कर रहे थे। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक ऐसा जाबराना और यानी कि ब्लैक सिस्टम इस वक्त मोदी साहब ले आए हैं कि लोगों की जो पहले एक उम्मीद होती है ना, एक उम्मीद, हमारा फौजी उम्मीद पे लड़ता है। हम जब अपनी फौज की तरफ देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो एक उम्मीद होती है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हम पाकिस्तान आर्मी अपने फौजी को लुक आफ्टर करती है, अपने जवान को लुक आफ्टर करती है, लेकिन इंडियन आर्मी करप्शन, आपको पता है कि इनके कई जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं वो भी करप्शन के ऊपर कोर्ट मार्शल हो चुके हैं। तो वहां पे हालात लोअर रैंक्स के लिए बहुत बुरा है, और इसी वजह से हम जो ये वाकयात हो रहे हैं ये लोअर रैंक्स में हो रहे हैं। अभी तक आपने किसी ऑफिसर का नहीं सुना होगा कि उसने इस तरह की कोई हरकत की हो। अच्छा सर, इसमें रिपोर्ट जो आ रही है इस पर दोबारा बात कर लेते हैं। एक्चुअली कश्मीर का इशू जो कि इशू है, एक्चुअली हम भी दुआ गो हैं कि वो मसला हल हो जाए कश्मीर का, लेकिन इसके अलावा बात करें अगर गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से, आर्मी के हवाले से जो जॉब कर रहे हैं लोग, आप क्या समझते हैं कि उसकी लाइफ क्या इतनी मुश्किल होती है, क्या इतने आवाज़ार हो जाते होते हैं कि वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं या खुदकशी के दहाने पर पहुँच जाते हैं? आपको क्या लगता है, क्या इतनी मुश्किलात होती है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में? सर बिल्कुल होती हैं। आप एक वॉर जोन के अंदर हैं, और वॉर जोन के अंदर आपको पता है कि आपकी पूरी पॉपुलेशन आपके हॉस्टाइल है, तो ऊपर से आपके पास कोई इंसेंटिव भी नहीं है कि आपको पता हो कि मेरी हुकूमत मेरा बड़ा साथ देगी। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके लिए क्या है, वो तो आपको पता है कि वो तो कुछ भी नहीं होना है। ऊपर से अगर आप दलित हैं, आपके ऊपर कर्जे हैं, आपको पता है कि इंडिया दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क है जहाँ पे सबसे ज्यादा फार्मर्स जो हैं वो हर साल जो है खुदकुशी करते हैं। ज्यादातर फौजी कौन है, ये वो उन्हीं फार्मर्स के बच्चे हैं जो अपने वो कर्ज उतारने के लिए, अपने सहूलियात के लिए जब यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे भी अपने आप को बंद गली में पाते हैं। आप देखें ना, बड़ी एक बात करते थे इनके जो अभी फौत हुए हैं CDS बिपिन रावत, 2 फ्रंटल वॉर। चाइना आया है, चाइना ने क्या किया है, चाइना ने वो ग्रे जोन ऑपरेशन एक ही हुआ है जो वहां पे गुलवान में हुआ है, उसके बाद तबीयत साफ कर दी इन्होंने फौरन, वहां पे 2-3 कुरें जो ऊपर पहुंचाई हैं LAC के ऊपर। उनके पास जो है कपड़े पहनने के प्रॉपर नहीं है, शेल्टर पूरे नहीं है। तो आप मुझे बताएं, आप मौसम से लड़ रहे हैं, आप खौफ से लड़ रहे हैं, आप मल्टीपल चीजों से लड़ रहे हैं, और आपकी गवर्नमेंट सिर्फ आपको एक्सप्लॉइट करना चाह रही है। वो आपको जो है सिर्फ मोटिवेट करके भट्टी में झोंक रही है। तो क्या सिचुएशन होगी? आपके भी बच्चे हैं ना, उस फौजी के भी बच्चे होंगे। अच्छा बिलाल सर, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी, आई एम सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया अपने आप को एक सेकुलर स्टेट कहता है, फिर उसके बाद अगर हम उनकी डेमोक्रेसी की बात करें तो PM मोदी की ही जो गवर्नमेंट है वो पिछले 2 टेन्योर्स जो थे वो PM मोदी ने ही रूल किए, और अगला भी जो है अवाम के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। एक तरफ तो ये फैक्टर है, दूसरी तरफ हम देखें तो माइनॉरिटीज के साथ जो सिचुएशन हमें सामने आती है, और उसके बाद जो है एक्सेप्टेंस भी बहुत ज्यादा है, माइनॉरिटीज इंडिया में जो है वो वाकई में बहुत ज्यादा है। तो फिर ये सारी सिचुएशन किस तरह से जो है टैकल की जाती है? मोदी की इतनी एक्सेप्टेंस फिर आखिर क्यों है, अगर ये तजाद भी आ रहे हैं तो? देखें जी, मोदी ने जो एक साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी थी ना हिंदू मेजॉरिटी की, आप के 1000 साल तो मुसलमानों ने हुकूमत की, उसके बाद 150 साल अंग्रेज यहाँ पे कायम रहा, हुकूमत रही, उसके बाद जो लोग आए वो तबका आया जो अंग्रेजों के करीब था। तो मोदी ने बेसिकली जो फायदा उठाया ना, वो हिंदू को ये एहसास दिलाया कि तुम्हारा जो मजहब जो है ना वो बड़े खतरे के अंदर है। इसी के ऊपर उसने राम राज के ऊपर कि हम पुरानी सिविलाइजेशन थी जो नैरेटिव बनाया, उसके अंदर हिंदू नेशनलिज्म का एलिमेंट आ गया। अच्छा, सेकुलरिज्म के ऊपर जो है ना, मैं एक आपको बात बताता चलूं कि गांधी ने किताब लिखी थी इंडिया ऑफ माय ड्रीम। उसके अंदर उसने ये कहा था कि मेरा जो हिंदुस्तान होगा, आजाद हिंदुस्तान होगा, वो हमारी एंशिएंट हिंदू ग्लोरी का तर्जमान होगा। तो ये चीज पाकिस्तानियों को भी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए है कि हिंदुस्तान वो कहने को तो सेकुलर था, लेकिन 80% आबादी वहां की हिंदू है, और उनके
शुरू से एक वो लाशऊरी ख्वाहिश है कि हमने एंशिएंट ग्लोरी जो है, जो राम राजा, आप देख ले, मोदी तो चले 2013-14 में आए ना, उससे पहले कांग्रेस थी, लेकिन इनके जो वेपन्स थे उनके नाम किन चीजों पे रखे जा रहे थे, इनका टेलीविजन किस नैरेटिव को जो है वो लेके आ रहा था। तो दिखावा तो सेकुलरिज्म का था, लेकिन अंदर से हर हिंदू जो है, जो हिंदुस्तान में रहता है, जो एक खास मेंटालिटी का शिकार हो चुका है, वो दोबारा वो एंशिएंट इंडिया चाहता है, वो ये शोक का इंडिया चाहता है जहां पे रामराज वो चाहता है, और उसके लिए वो कुछ करने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी उसे फील होता है कि अगर मैं इन्हें छोड़ता हूँ तो मेरी आइडेंटिटी जो है ना वो नहीं रहती है। सर आखिरी सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी, आई एम सॉरी, लेकिन अगर हम बात करें तो अगर हम इंटरनली मामलात की को देखें तो एक तजाद जो है वो हमें नजर आया और हमने नोटिस किया। अगर ये हम लोग स्पेसिफिक इस सिचुएशन को भी देखें तो एक तजाद हमें नजर आया और एक केओस की सिचुएशन हमें नजर आई। लेकिन इन लॉन्ग रन जब हम इंडिया को देखते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को देखते हैं और उनकी जो है ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं तो वो तो बहुत बेहतर जा रही है। अगर हम पिछले ईयर से कंपैरिजन करें, इनफैक्ट ओवरऑल भी बहुत अच्छी जा रही है। तो ये कैसे है? देखिए जी, इंडिया का साइज आप देख लें, 5-6 पाकिस्तान जो है एक इंडिया के अंदर समा सकते हैं, इतना बड़ा वो मुल्क है। जी, नंबर 2 बात, जो साउथ इंडिया जो है ना, साउथ इंडिया को आप हकीकी मानों में कह सकते हैं कि वहां पे सेक्युलरिज्म है, बर्दाश्त है। और अगर आप देखो तो इंडिया की तरक्की के पीछे खास तौर पे सबसे ज्यादा जो हाथ है वो तमिलनाडु, केरला वगैरह का है। और आपको पता है केरला में एक बड़ी तादाद मुसलमानों की भी बस्ती है और हिंदू वहां पे क्रिश्चियंस भी हैं। ये बेसिकली जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जिसने नॉर्थ को किया हुआ है ना, और आपको पता है इंडिया में बड़ा एक डिवाइड भी है नॉर्थ और साउथ का। नॉर्थ वाले जो है वो जो है कत्लो गारत करी, जंग जदल की तरफ ज्यादा माइल है, साउथ वाले इकोनॉमी और तहजीब और वो कल्चर की तरफ ज्यादा माइल है। और आपको मैं बताता चलूं कि ये साउथ की मजबूती को कम करने के लिए इन्होंने आग लगाई थी श्रीलंका के अंदर LTTE और तमिल की, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर जो है एक फीलिंग आने लग गई थी कि जिस तरीके से हमें हिंदुस्तानी सरकार एक्सप्लॉइट कर रही है तो हमें आजाद होना चाहिए। DMK की मूवमेंट उसे कहते हैं 50s और 60s में ये चली थी, जिसके बाद इन्होंने सोचा कि यार अगर इन्होंने इलम अपना मुल्क मानते हैं तो ये तो हमारे लिए फेडरेशन के लिए मसला होगा। सो दे स्टार्टेड प्रमोटिंग टेररिज्म इन श्रीलंका। तो एक जो आपको डेवलपमेंट भी नजर आ रही है वो साउथ इंडिया में नजर आ रही है। साउथ के ऊपर या आप चले जाएं वेस्ट की, ईस्ट की तरफ चले जाएं, बंगाल की तरफ, क्योंकि बंगाल जो है आपको पता है कि एक डेवलप्ड है और वहां पे 15-20 साल जो है कम्युनिस्ट रेजिम जो है उन्होंने जो है वहां पे हुकूमत भी की, एक अच्छी फाउंडेशन है जहाँ पे प्रोग्रेसिवनेस आपको नजर आती है। लेकिन अगर आप आ जाएं, आप बिहार आ जाएं, आप ये झारखंड वगैरह की साइड पे आ जाएं, आप महाराष्ट्र की तरफ आ जाएं, तो यहाँ पे आपको स्वाय तासुब और नफरत के नहीं मिलेगा कुछ, जबकि साउथ के अंदर आपको कुछ और मिलेगा। और हिंदुत्व भी बेसिकली अगर आप देखें तो ये नॉर्थ के इन रियासतों की ही जो है एक जो है पैदावार है। जी ठीक है सर। बिलाल इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल इफ्तिखार साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे पास मौजूद थे और कश्मीर के इशू पे बेसिकली बहुत हाईलाइट किया उन्होंने और अपना तज्जिया भी दिया। आपका वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आई थिंक सो हमारे पास और भी बहुत से टॉपिक्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है और टाइम भी बहुत है एक्चुअली, तो उसको भी हम मैनेज करना है साथ साथ। एग्जैक्टली तो अभी हम लोग जो है वो बात करेंगे यासिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हम लोगों ने बात कर ली और थोड़ी लंबी भी बात भी होगी, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, थोड़ा टाइम होता है जी और बहुत ज़्यादा बातें होती है। तो अभी हम लोग एक्चुअल में बात करने वाले हैं जी डॉलर की प्राइस पे बात कर लें। तो हमारे जो क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब है, उन्होंने जो है डॉलर के बारे में ये कहा कि हमने जो डॉलर को खुला छोड़ा हुआ था ना, खुले में छोड़ा हुआ था, उसने जो है ना बहुत ही ज़्यादा हमारी मईशत को तबाह कर दिया है और हमारी मईशत की जो एक सिचुएशन है वो बड़ी ख़राब हुई है डॉलर के ऊपर जाने की वजह से। तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुस्लिम लीग नून की तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा कि गुज़िश्ता 4 साल में मईशत तबाह कर दी गई है और डॉलर की प्राइस भी बहुत ज़्यादा इन्हीं 4 सालों में। बिल्कुल, खैर बयानात तो फिर बयानात ही होते हैं ना। खान साहब की तरफ से बयान भी आया कि उनकी 6 माह की कारकर्दगी 30 साल के बराबर है और इसहाक डार की आगे की उनकी कारकर्दगी जो 4 साल की करके गए हैं। डॉलर को इतना जो राइज किया है उन्होंने, उस पर PTI का बहुत बड़ा हाथ है। खैर बात यह है कि पाकिस्तान में डॉलर की जो प्राइस है जो डे बाई डे स्काई रॉकेटिंग की तरह चलती जा
रही है वो हमें बहुत अलार्मिंग कर गई है। ये है कि सागदार साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान सिंगापुर बनने की बजाय श्रीलंका बन गया है और बनने की तरफ जा रहा है। हम नहीं चाहते कि अल्लाह ना करे ऐसा हो। श्रीलंका के हालात बहुत बहुत खराब हो चुके थे, उससे हम काफी बेहतर है। टूरिज्म जो है वो श्रीलंका पर कितना इम्पैक्ट करती है और एक्चुअली उनकी बैकबोन ही टूरिज्म थी जिसपे श्रीलंका एक्चुअली चल रहा था और उसकी वजह से जो हो गए हैं बिल्कुल कोविड की वजह से इतना बड़ा नुकसान आया। हम नहीं चाहते कि हमें उसे कंपेयर करना चाहिए। श्रीलंका एक्चुअली एक छोटा सा मुल्क है जो कि इंडिया के बिल्कुल ही पास पड़ता है और जाहिर बात है उनका सिर्फ टूरिज्म पे पूरा था। आइलैंड बहुत कमाल के हैं, उनकी जगह बहुत प्यारी प्यारी है जिसकी वजह से आइलैंड है जो मेरे ख्याल में कलेक्टिवली ऑफ कोर्स पूरा श्रीलंका आइलैंड के इर्द घिरा हुआ है। एक्चुअली श्रीलंका आप कह सकते हैं कि वो एक आइलैंड है पूरा और बहुत ही खूबसूरत है। उनके छोटे छोटे घर, छोटी छोटी बिल्डिंग्स और बहुत ही अमेजिंग सीन है। लोग बहुत जाते हैं वहाँ पे और उनका पूरा बैकबोन जो है, उनका पूरी जो इकोनॉमी है वो उस पर डिपेंड करती है। जी, और अगर हम लोग जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट के अंदर गो थ्रू करें तो टेक्निकलिटीज में उन्होंने जी ये कहा है कि डॉलर को आज़ाद छोड़ने से मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। डॉलर की कीमत बढ़ने से मुल्क की कर्जे में 40,000 अरब रुपए का इजाफा भी हुआ है। डॉलर और रुपए की कदर में तवाज़ुन पैदा करें। डॉलर्स को 200 रुपए से कम करने की कोशिश की जाए ताकि हमारा जो कंट्री है और कंट्री की जो सिचुएशंस है, कंट्री के जो सिस्टम्स है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो वाकई में मतलब $100 हमने कर्ज लिया था और जो डॉलर की प्राइस थी वो 200 होगी तो वो अल्टीमेटली हमारे जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई। बिल्कुल, जो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट ही समझ ले इस चीज को, लेकिन फिर भी हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। डॉलर को नीचे आना होगा, जो भी इसकी SOPs हैं, प्रिकॉशंस हैं, हमें पता है, एक्चुअली बार बार बोलते रहते हैं, हमें उस पर अमल दरामद लाजमी करना चाहिए। फिलहाल जो हमें मजबूरी के तहत जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उस पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। लग्जरी आइटम तो थोड़ा सा पीछे हट जाए और अपने जो हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्टोर्स हैं उनको यूज़ करें, पाकिस्तान में बनने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करें, यूटिलिटी स्टोर्स पे जाएं। बेशक रश है और मसले इस तरह के आते हैं लेकिन फिर भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जी बिल्कुल, तो यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करें और वो कहते हैं सब्सिडाइज्ड चीज़ें खरीदें और अपना भी फ़ायदा करें, लोगों का भी फ़ायदा करें, हुकूमत का भी फ़ायदा हो, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। तो जी अब आज आते हैं शादी में एक बड़ी रुकावट, मुल्क में सोने चांदी की कीमत में बेशुमार इजाफा। तो ये चीज जो है काफी बिल्कुल उसके तरफ आ रहे थे लेकिन थोड़ा सा समअप कर ले इसको। लेकिन एक्चुअली बात करें थे यूटिलिटी स्टोर से याद है कि बहुत बड़ा इशू होता है यूटिलिटी स्टोर में। बहुत से लोग जाते हैं और वहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और जहाँ अच्छा यहाँ से याद आया, हमने तो महंगाई पे बात करी थी, हमने प्रॉमिस किया था। और जी हम लोगों ने बात करी थी इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर और आवाम को इस दफा कितने इंजेक्शन लगने वाले हैं उस पर बात करनी थी। और टमाटर आलू ने जो सेंचुरीज मारी है उस पर भी यासिर का बड़ा दिल कर रहा था बात करने का। अब देखो ना T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं मार सके सेंचुरी तो कोई गल नहीं, खैर है। सब्जी में देखिए, मार लेते हैं। आलू में देखिए, टमाटर में देखिए, यहाँ पे सेंचुरी लग चुकी है हमारी, ठीक है। और लोग बहुत जो है इससे टच हो चुके हैं। आप देखें कि अब सर्दियों का मौसम आ रहा है जहाँ हमारे खाना पकाना मुश्किल हो गया, वहाँ पे खाने का सामान लेना भी मुश्किल हो गया। तो इतनी महंगी महंगी चीजें, बेसिक चीजें, आलू टमाटर चिकन तो कहाँ चला गया ना फिर। और महंगाई की शरह में 29.24% रिकॉर्ड किया जाएगा इस वक्त। मुल्क जो है वो महंगाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। महंगाई की शरह में 0.7% बढ़ा जो है हमें इंक्रीज नजर आएगा। और प्याज, आलू, चीनी, टमाटर, घी, चिकन सब कुछ महंगा होने वाला है। 22 अशिया जो है ज़रूरत की जो अशिया है, अशिया ज़रूरिया, वो महंगी होती हमें नज़र आ रही है। 22 ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर हमारी कॉमन चीनी, आलू, टमाटर सब कुछ ऐड है, तो वो सब कुछ महंगा बिल्कुल। अब ये सीजन भी ऐसे आ जाते हैं अक्सर, किसी वजह जब महंगी होने लगती है तो बहुत से हमारे जो इसको जखीरा करने वाले लोग हैं उनका बहुत बड़ा यहाँ पे हाथ होता है। एक्चुअल में मतलब अगर हम लोग खाना बनाए जी तो प्याज जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली भाई खाने को टेस्ट देना है। खैर जो लोग खाना बनाते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा अंदाजा है जो बनाते हैं। अगर हम लोग आज बात करें हफ्ते में 38 रुपीज़ एंड 85 पैसा जो है प्याज, सिर्फ और सिर्फ प्याज जो है वो महंगा हुआ है फी किलो की हम लोग बात करें। आलू 3 रुपए और 68 पैसे जो है वो बढ़ चुका है। चीनी 3 रुपए 16 पैसे बढ़ चुकी है। जिंदा मुर्गी फी किलो कीमत 5 रुपए और 34 पैसे बढ़ गई है जी। और अवाम जो है अब चिकन बिल्कुल नहीं पकाएगी और जहाँ ये कीमतें बढ़ जाती हैं जो चाय चीनी के बगैर ही पीनी चाहिए, सेहतमंद होती है। शुगर का मसला होता है, आप थोड़ा सा ख्याल करें। आप जो है और प्याज जो है हमारे जो वफाकी वजीर थे हसन इकबाल साहब, उन्होंने भी कहा कि आप या तो चाय छोड़ दें
अगर पीनी तो चीनी कम इस्तेमाल करें, पत्ती का Exactly. इस्तेमाल कम करें, लेकिन सर्दियां कौन कहाँ छोड़ेगा भाई, तो हाँ जी। लाजमी और चलेगा। उसी के साथ साथ जी प्याज जो है वो भी इतने कुछ खास जरूरी नहीं होते, आपका जो है ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा, तो प्याज भी ना इस्तेमाल करे। मैं तो कहती हूँ पानी के साथ रोटी खा लिया करें। हाँ, वो फिर कहेंगे हम कुछ खाते ही नहीं है। तो सिचुएशन कुछ इसी तरह की लग रही है जी। 0.74 जो है परसेंटेज जो नजर आ रही है हमें अच्छा। महंगाई पे। तो या Actually फिर वैसे- बताएं, महंगाई मतलब खवातीन के लिए तो वाकई में मसला होता है। प्याज महंगा हो गया, जो है क्या कहते हैं ऑयल महंगा हो गया, हाँ। कुकिंग ऑयल बड़ा दिल को लगता है जब महंगा होता है ना, मतलब हर चीज में वही कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होना है, पराठा बनना कुकिंग ऑयल, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो जब घी जो है ना वो महंगा होता है तो दिल पे लगती है बात, खवातीन के तो स्पेशली। और अब तो खैर मैं थोड़ी थोड़ी किचन के अंदर इन्वॉल्व हूँ, तो इसलिए आपको एहसास हो रहा है। एक्चुअली इसी में बात कर रहा था मैंने कहा कि हम अभी जो है ना उस एज पे नहीं बची, बैचलर्स हैं, जब आप आगे जाएंगे उस स्टेज में जाएंगे तो एट दैट टाइम जो हम देखेंगे कि और अब नहीं, प्याज की ऐसा कीमत नहीं, क्या या है। फिर मतलब अगर फॉर एग्जांपल घर में कोई ना हो और हमें अर्जेंटली कोई गेस्ट आ गया है या कुछ भी इस तरह की सिचुएशन हो गई है, तो अपनी पॉकेट से जब कुछ देना पड़ जाए ना, तो मतलब फॉर एग्जांपल 1 kg मैंने ऑयल मंगवा लिया, तो ऐसे लगता है जैसे वॉलेट बिल्कुल हल्का हो गया है। वजन काफी ज्यादा कम होता है उसका। ऑफ कोर्स ऑयल की कीमतें देखिए जो अचानक से बढ़ी थी, तो उसके बाद तो वो सोच ही नहीं सकते। Exactly. अभी हमें उसका एहसास नहीं होगा, जब बाद में जाएंगे ना। ऑब्वियसली वी ऑल नो पेट्रोल की प्राइस ने बड़ा एक जो है मेजर रोल प्ले किया है। अभी रिसेंटली एक और भी खबर हम लोग मॉर्निंग शो में बता रहे थे कि हो सकता है कि पेट्रोल में मजीद इंक्रीज हो। तो व्हेन आई वाज मैं जब ये बात कर रही थी तो मेरे दिल में एक वो तीर चलते हैं ना, वो चल रहे थे बिल्कुल। बिल्कुल होता है, क्योंकि पेट्रोल जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से कम नहीं होता, बढ़ता 30-30 रुपए करके और कम होता है 5-6 रुपए ये पैसे करके। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जाहिर बात है महंगाई है तो ये 237 और उससे पहले 249 पे जाके फिर वापस आया है 225 पे, और चला पता है कहाँ से था, 150 से 140 से। आपको क्या लगता है जो 5-5 रुपए 4 रुपए के कम क्या होता है पेट्रोल पे फर्क पड़ता है? अच्छा, मतलब लाइक आवाम को दिलासा देने वाली बात होती है। मतलब और बड़ी-बड़ी प्रेस जहाँ पर कॉन्फ्रेंस, हम लोगों ने वो पेट्रोल पंप के वो बड़े वो रखे होते हैं ना, वो लगे होते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं, उस पे लिखा होता है डीजल इतने में मिलेगा, पेट्रोल इतने में मिलेगा, हाई ऑक्टेन इतने में मिलेगा। तो वहां पर पहले लिखा होता था 249 पॉइंट समथिंग, तो हम लोग देखते थे तो दिल को कुछ होता था। नाउ व्हेन वी गो तो देखने से कोई महसूस होता है कि अब कम हो रहा है, हो जाएगा कम, तसल्ली होती है कोई थोड़ी बहुत? नहीं, अब होना ही नहीं है तो भाई दिल को क्या तसल्ली देंगे। वो क्या कहते हैं, मतलब दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अच्छा, इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया अभी मखदूम मलिम कुरैशी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मखदूम साहब कैसे हैं, क्या हालचाल, मिजाज कैसे है? जी अल्लाह के करम है। आप सुने, आप लोग कैसे, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मखदूम साहब पहला सवाल तो आज मैं ही करूंगी, मुझे ये बताएं, प्याज, आलू, टमाटर सब कुछ महंगा हो गया है, महंगाई की शरह में 0.74 इजाफा, क्या कहेंगे, अवाम कितनी परेशान हो जाएगी? देखें, अवाम तो परेशान हो चुकी है जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है। महंगाई की जो रेशो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है जी। एक आखिरी उम्मीद मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसी देखने के बाद हुकूमत ने कहा कि नहीं जी अब इसके बाद इसाक डार आएंगे तो डॉलर की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, महंगाई की रेशो कम हो जाएगी, उसके बाद जो है वो कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन में हुकूमत रिलीफ देने में अवाम को नाकाम हो रही है। महंगाई की रेट देखें तो आए दिन बढ़ती जा रही है। बिजनेस कम्युनिटी से बड़ी मुतासिर हो रही है। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से यही बताया जा रहा है, मेरी जितनी भी लोगों से बात होती है वो यही कहते हैं कि यार पहले ये होता था कि भाई हम कुछ अपनी सेविंग करके इन्वेस्टमेंट कर देते थे, अब हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है तो क्या सेविंग करें और क्या इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसी के साथ साथ सर हम लोग आपकी तवज्जो थोड़ा लेकर जाएंगे मुल्क के अंदर जो गोल्ड की और चांदी की कीमत में जो है कि डिस्कस कर भी रहे थे, लाइक जैसे अब शादियों का सीजन आ चुका है, शादियां हो रही हैं और ये शॉपिंग का सिलसिला है, ऑब्वियसली शादियां जो है वो सोने चांदी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाती होती है। तो ये सिलसिला आप देखने को मिल रहा है, सोने की कीमत में इतना इजाफा देखने में आ रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? तो सर देखिए ना, अब शादियों या कोई भी मेन इवेंट्स हो उसमें आप ज्वेलरी, खासकर बात की जाए जब भी लड़कियों की तैयारी की, चाहे वो शादी हो या कोई इवेंट्स हो, तो उसके ऊपर हमेशा ही जो लड़कियों की तैयारी में ये ज्वेलरी का बड़ा अहम किरदार होता है। मैंने एक कल बात हुई किसी ऐसे किसी एक दोस्त से जो कुछ ज्वेलरी वगैरह खरीद रहा था, जब वो उसने प्राइस चेक की और जो चीज आज से 2 साल पहले मिलती थी 1.5 लाख रुपए की, आज वो 4 लाख रुपए की हो। बिल्कुल। और सर तो ये सारी
बड़े टैक्सेस लगा दिए गए हैं, मेकिंग चार्जेस, ये वो, मतलब अगर जो शॉपकीपर्स हैं और जो ज्वेलर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो वो मेकिंग चार्जेस, वो जीएसटी और पता नहीं क्या क्या लगा कर जो है उसको और मजीद उसके अंदर जो है ना, और अभी इस वजह से मैं आपको बताऊं कि मैं लास्ट टाइम एक रेस्टोरेंट पे हम लोग गए और वहाँ पे सिर्फ हमने लाइट सा खाना खाया और सिर्फ चाय जो मंगवाई थी, उस चाय का जो जीएसटी लगा, टैक्स लगे, कर करा के 8,000 रुपये बिल बना के हमारे हाथ में पकड़ाया। एक्चुअली उसकी एक्चुअल प्राइस जो थी खाने की वो इतनी नहीं थी, जो साथ टैक्स लगा दिए थे, तो उसके बाद जो बिल आके बना उसने तो हमारी जान ले ली। तो इस तरह की काफ़ी सिचुएशन देखने को मिलती है हमें। तो खैर हम बात करेंगे अलीम साहब आपसे कि अकॉर्डिंग टू बात करेंगे जो कुछ साल पहले की जिस तरह से महंगाई रेशो से बढ़ रही थी, तो अचानक से वो महंगाई जो 4 साल पहले थी और वो महंगाई जो 6 महीने में आकर बढ़ी है, कंपैरिजन करें, क्या लगता है कि आगे फ्यूचर क्या होगा? क्या इसी तरह से डबल होकर महंगाई बढ़ती रहेगी तो फिर वो श्रीलंका वाला हाल देखने को मिलेगा? देखिए ना, इसमें सबसे बड़ी जो चीज है ना वो हुकूमत की पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं। इमरान खान पे आप लाख इख्तलाफात करें, उसने बिजनेस कम्युनिटी को कुछ स्पेस दी हुई थी। फॉर मैं आपको एक चीज बताऊं, अब अगर आप लोग एक तरफ से कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, इंपोर्ट्स नहीं और एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, जब आप अपने एंड यूजर को बेनिफिट नहीं दे रहे, जब आप अपने छोटे बिजनेस कम्युनिटी को इन्वेस्ट जो वो छोटे लेवल पे इन्वेस्टमेंट करता था वहां से, अब फॉर एग्जांपल हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, अब इतने टैक्सेस लगे हुए हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, अगर इनको थोड़े से बेनिफिट्स दिए जाए, टैक्स इन पे कम किए जाए, तो एक घर भी बनते हैं तो उससे बहुत सी चीजें जो है वो मार्केट से परचेज की जाएगी, उसमें इकोनॉमी हमारी जो है वो स्टेबल होती हुई नजर आती है। लेकिन ये हालात जो है इस टाइम मुल्क की जो सिचुएशन बनी हुई है, अगर हम अपने एंड यूजर को, छोटे बिजनेसमैन को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो बड़ा बिजनेसमैन नहीं उठ सकेगा। हमेशा सप्लाई जो होती है वो छोटे बिजनेसमैन से जो है वो बड़े की तरफ जाती है और वो फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बाहर से चीजें मंगवाए तो उसको जो है वो पाकिस्तान लाई जाती है या यहाँ से जो है वो चीजें बना के बाहर भेजी जाती है। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन ये मैं पूछूंगी कि ये लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, महंगाई मुकाओ जो एक जो है मुहिम चली थी पीडीएम की तरफ से, उसके बाद जी महंगाई शुरू ही हो गई और अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही और पीडीएम ही कर रही है, तो ये क्या हुआ? गहरा तजाद नहीं? वो कहते हैं ना कि पीडीएम कहती तो बहुत कुछ करती हुई हमें कुछ भी नजर नहीं आई। महंगाई के हवाले से मौलाना साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया, मरियम नवाज और अब्दुल शहबाज ने भी लॉन्ग मार्च किया। सर मजे की बात ये, उनके लॉन्ग मार्च का पता ही नहीं चला कि कब आया और कब खत्म हो गया। बिल्कुल। अब जो आए थे ये कह रहे थे ये इमरान खान नाअहल है, नालायक है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं कर पाया, हम आएंगे तो डॉलर की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, प्राइसेस कम हो जाएंगी, ये जो 225 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है ये 130 रुपए पे मिलेगा, यूं था। और देखें इमरान खान के दौर में जो भी था उसने आखिरी टाइम पे आके जो पेट्रोल की प्राइसेस है उस पे सब्सिडी दे के कुछ रोका हुआ था। इन्होंने आके अपनी पॉलिसियां बनाई, कुछ समझ नहीं आई। अब मुझे एक चीज बताएं, हम लोगों ने ये इशू पहले दिन से ठीक है सर, सॉरी यहाँ पे टाइम बहुत शॉर्ट है और ब्रेक का टाइम होगा तो आपको हम दोबारा भी ज्वाइन करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हम इस वक्त जो है मौजूद थे और महंगाई पर हमने बात की तो आवाम जो है परेशान हाल है, लेकिन यहाँ पर होता है एक वक्त छोटे से ब्रेक का, क्योंकि सुबह है हमारी बहुत ताजा और हम आपको डरा नहीं सकते। एंटरटेनमेंट के बाद जी वापस आएंगे एंटरटेनमेंट के साथ, तो लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह की आवाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। तो आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हमारे पास मौजूद है, सिर्फ पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स नहीं। आज सवाल जो है वो पैदा होता है, क्या टेलीनॉर पाकिस्तान फरोख्त होने वाला है? तो बताओ यासिर, क्या वाकई होने वाला है? टेलीनॉर जो है उसने ऑफर करती है वो फरोख्त होने जा रहा है और उसको इंटरनेशनल कंपनी खरीदने जा रही है। टेलीनॉर के साथ साथ और भी ऐसी कंपनी है जो कि अपने शेयर्स को बेचने जा रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी जैज, उसका भी सामने ये आया है कि वो अपने टावर्स को बेचने जा रही है। वियोन नामी कंपनी जिसका पहले भी कुछ खबरें सामने आ रही थी। मतलब ये कि इतने महंगे महंगे पैकेजेस करने के बाद भी, मतलब लाइक ऐसा पैकेज, मतलब इंटरनेट पैकेज हो, कोई भी जो मोबाइल पैकेजेस
होते हैं। एक ऐसा पैकेज है यासिर जो मतलब हिस्ट्री में मतलब कुछ साल पीछे जाए तो जस्ट इन रुपीज क्या कहते हैं 67 में होता था, अब वो 230 में होता है। बिल्कुल, ऐसे लेकिन बात ये ना 600 में होते थे, अब वो 1200। लेकिन उसके साथ साथ महंगाई भी तो है ना, उसको तो आप चेक करें ना। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी इन पर कहत जो है वो हो चुका है और वो लोग जो है अपने टारगेट जो है टावर्स बेचने जा रहे हैं। जैस की भी तरफ से हमें खबर जो है वो हासिल हुई और टेलीनॉर जो कि नॉर्वे की एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है उसकी तरफ से भी कि जी वो अपनी इस जो कंपनी है टेलीनॉर की पूरी कंपनी, क्योंकि एक्चुअली उनका ये कहना है कि उनको बिजनेस में वो कुछ लॉस आ रहा था, कुछ फ्लक्चुएशन आ रही थी जिसको काफ़ी टाइम से वो बेयर कर रहे थे, लेकिन अब वो शायद वो सिचुएशन हेल्ड नहीं कर सकते, तो कंपनी जो है ये बिकने जा रही है। अब ये पता नहीं कि इसको पाकिस्तान में कोई कंपनी अपने साथ जो है आप कंपेयर करके जो है कोलैप्स हो जाएगा या वो एक कंपनी की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, लेकिन फिर भी हो सकता है। वियोन की नाम की वजह से वियोन नामी कंपनी जो है उसने खैर इसको ऑफर किया है और वो टेलीनॉर को खरीदने जा रही है, दुबई की कंपनी आई थिंक सो, और वहां पे इनका मुआहदा हो चुका है तकरीबन। और इसके अलावा पहले PTCL को भी खरीदा था और इसी के साथ साथ जुलाई में भी टेलीनॉर की तरफ से ये खबरें सामने आई थी कि $244 मिलियन का जो है अखराजात जो है इनको बियर करना पड़े थे और स्ट्रैटेजिक यूनिट जो था उसका जायजा लिया गया था, लेकिन जो है काम और चीजें जो है वो लाइन अप नहीं हो सकी है, स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से कांस्टेंट एक लॉस को बियर करने के बाद कंपनी की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई कि हम लोग जो है बिल्कुल। इसके अलावा बात करें, इससे पहले भी एक डेवलपमेंट देखने में आई थी जैस के हवाले से। जैस के साथ जब वारिद कंपनी थी वो भी उसको जैस के साथ कंपेयर कर दिया गया, तो मुझे लग रहा था कि टेलीनॉर के साथ भी कोई ऐसा सीन नजर आ रहा है, लेकिन खैर पाकिस्तान में कोई सीन नजर नहीं आ रहा। इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है कि वहाँ पे उनके साथ कोलैप्स हो जाए। तो खैर सिम जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, टेलीकम्युनिकेशन, इसको डिस्कस करना लाजमी है। एक सिम पे हमारा सब कुछ बेस करता है, क्योंकि वेरिफिकेशन हमारी सिम पर ही होती है, नंबर पर ही होती है। जब तक वो नहीं होगी तो हमारे पूरे गूगल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, सब कुछ बिल्कुल बंद का बंद होकर रह जाएगा। अगर आपके पास फोन नंबर है, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो वो भी आपको पता लग जाता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसकी वजह से हमें भी अपनी सिम को, उनकी चीज़ों को मद्देनजर रखना लाजमी। इनके टेलीनॉर की सिम है, अब उनके अंदर भी कुछ डेवलपमेंट देखने में सामने आएंगी कि वो किसके साथ शिफ्ट हो जाएंगी, कैसे अपने नंबर कन्वर्ट करेंगे या उनको कौन हेल्ड करेगा, कि बहुत सी डेवलपमेंट्स देखने में आ जाती हैं। हो सकता है कि कंपनी जो है वहाँ जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हो सकता है कोई नई चेंजिंग आ जाए प्राइस के हवाले से, पैकेज के हवाले से। और उसी के साथ साथ आई वाज रीडिंग इट और इसके अंदर दिखाया जा रहा था कि जो टावर्स है जैस के, अगर हम टावर्स की बात करें तो इनके टावर्स की जो एक टावर की कीमत है उसमें 60 से 80 हज़ार डॉलर्स की इनकी कुल मालियत है, और उसके अंदर अगर कुल मालियत की बात की जाए तमाम तर टावर्स की तो वो 60 करोड़ से 96 करोड़ तक जाते हैं। और एक कंपनी सऊदी टेलीकॉम कंपनी करोड़ डॉलर्स में जाते हैं आई थिंक सो, या और एक्चुअल में जो है एक दुबई की कंपनी और सऊदी कंपनी की तरफ से बोली लगाई जा चुकी है और सिचुएशन जो है वो काफी क्रिटिकल लग रही है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली भी ऑल लोग ये जो इन्फ्लेशन का एक फैक्टर है, फिर उसके बाद जो रिसेंटली कोविड का एक फैक्टर आया और उसके बाद ये मोबाइल पैकेजेस में मतलब बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं एक्सट्रीम लेवल पर जो है ये चीजें जो है बढ़ती नजर आई हमें। और इससे पाकिस्तान में नहीं होता बल्कि और भी बहुत से ममालिक में, जैसे बात करें रशिया की बात करें, रशिया भी उन्हें काफी टावर्स अपने बेचे हैं, करोड़ों की मालियत में उन्होंने बेच दिए हैं, और इसके अलावा और बहुत से टावर्स अब वो ऑफर कर रहे हैं, उसकी बाइडिंग चल रही है और भी वो बेचने जा रहे हैं। तो टावर्स का मामला है, अब वो उनकी अपनी बिजनेस डील होगी जो होगा। खैर आई थिंक सो टेक्नोलॉजी भी बदल रही है तो सब निज़ाम बदल रहा है, तो इसलिए ये डेवलपमेंट भी हमें देखने को और अब हम लोग जी बात जी और अब वो अभी ऑल नो यार, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी जो है 5G और लॉन्च हो चुका है और 6G की तरफ जाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी इसकी खबर आ चुकी है, 5G की तरफ अब आया जा रहा है। 4G की अगर हम बात करें तो 4G इंट्रोड्यूस हो चुका है। कुछ रूरल एरियाज हैं जहाँ पर अभी तक 4G नहीं पहुंचा, लेकिन ओवरऑल इन द होल कंट्री जो है हम लोग 4G फास्टेस्ट इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी जो ये जो कंपनीज होती है जैज, टेलीनॉर और ये जितनी भी कंपनीज हैं टेली कम्युनिकेशन कंपनीज, इनके अंदर यार कमर्शियल्स बड़ी क्यूट होती है इनकी, इतने मजेदार से लेसन्स होते हैं, इतने मजेदार सी चीजें होती है, और उसके अंदर जो है इन्होंने कमर्शियल दी होती है जैज 4G। बिल्कुल, इसके अलावा बहुत से थे
यूफन की तरफ से बहुत देखने को मिलते थे, वो अभी तक याद आते हैं। और बेशक उनकी बहुत मीम्स बनाई जाती हैं कि बहुत जोर लगाया, लेकिन फिर भी मैंने सिम नहीं खरीदी उसकी। तो ये वाकई में बड़ी मजे की बात होती है। और फैसल कुरैशी की तरफ से बड़ी ज्यादा एड्स के अंदर जो है उनकी ना पेरेंट्स नजर आती है हमें, तो ये बड़ी मजे के लगते हैं वो लोग। बिल्कुल। तो और इसके अलावा हम बात करें, टाइम बहुत कम है हमारे पास, सिर्फ 7 से 8 मिनट है। एक्चुअल में बात करेंगे चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई है, परवेज इलाही साहब की तरफ से ये कहा गया है, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि वो तारिक टेरी का तमाम तर इलाज जो है मुफ्त करवाया जाएगा। बिल्कुल, लास्ट टाइम बहुत खबरें सामने आई थी, हमने खुद इसके बारे में बहुत शोर डाला था और बार बार हमारी खबरों पे, तमाम लोगों की खबरों पे एक्शन लिया जा चुका है। तारिक टेरी जो कि किसी मसीहा का मुंतजिर थे, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, हॉस्पिटल में जिगर के मर्ज में मुब्तला थे, लेकिन फिलहाल वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अनाउंस कर दिया उनके तमाम तर इलाज का खर्चा अब हुकूमत पंजाब खुद संभालेगी। उनका इलाज का जो तमाम तर बंदोबस्त है वो अब हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और अगर हम रिसेंट सिनेरियोस की बात करें तो तारिक टेरी जो है एक परफॉर्मेंस के दौरान उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब नासाज हो गई थी, जिसकी वजह से उनको फारूक हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया था और वहाँ पर इलाज के जो रकम थी वो ना देने की वजह से उनको डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा था। लाहौर में आई थिंक सो अपील की गई थी। बिल्कुल, लाहौर में फारूक हॉस्पिटल इकबाल टाउन में उनको जो है ज़ेरे इलाज किया गया था, लेकिन फैमिली की तरफ से ये अपील की गई थी कि कोई वी वांट समवन जो कि हमारे इलाज को जो है वो स्पॉन्सर करे और गवर्नमेंट की तरफ से ये तो फिलहाल इनिशिएटिव लिया अनाउंस कर दिया गया उनका पूरा बजट, लेकिन हम दुआ गो हैं कि उनका इलाज बाकायदा तरीके से हो और खुदा उनको जल्द सेहतयाब करे। और दोबारा हम चाहते हैं कि वो स्टेज पे आके परफॉर्म करें और अपनी कॉमेडी के उस जादू को जारी रखें और उनको स्क्रीन पे दोबारा देखना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब आ जाते हैं जी सफारी पार्क बिल्कुल। तो सफारी पार्क इज समथिंग जो कि बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है, क्योंकि शेर और जंगल का एक सिचुएशन जो है वो उनको नजर आता है और लोग बड़ा पसंद करते हैं जाना, स्पेशली छोटे स्मॉल वीकेंड्स पर तो वाकई में लोग जाना पसंद बहुत करते हैं। तो सफारी पार्क में जो शेर और जो शेरनियां घूम रही होती हैं उनसे जो है बचने का एक सिचुएशन जो है हमारे सामने आई है। बिल्कुल, वीडियो के सामने आ चुकी, इसमें देखा जा सकता है कि अब आप पार्क में जा रहे हैं तो थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको भी उनसे टकराव मोहब्बत हो सकती है जी। तो ये जो मोहब्बत का और आंखों का जो एक चेंज ऑफ दी आईज होगा वो आपके लिए खतरनाक भी साबित जो अक्सर लोग जाते हैं ऐसी जगहों पे पब्लिक स्पीकिंग के लिए थोड़े से लाइक शोखे होने में लग जाते होते हैं, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा, अब ये नुकसान आपके साथ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। एक वीडियो जो है वो सफारी पार्क की शेयर की गई है और सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है जी। और उसके अंदर जो है शेरनी के हमले से जो शख्स है वो डरता नहीं है जी। और वो जो डरना नहीं था वो काफी महंगा पड़ गया। बिल्कुल, वीडियो में आप देख सकते हैं कि सामने नजर आई सिचुएशन थी और ऐसी बहुत सी वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं एक्चुअली, इंडिया में इस तरह के वाकयात आ चुके हैं। कल ही मैं एक जो है वीडियो देख रही थी, आई डोंट नो, तो वो एक स्टेटस लगा हुआ था, तो जंगल के पास एबटाबाद में जो है जंगलात के पास एक घर था और उसके अंदर ना एक कुत्ता था, वो भौंक रहा था। तो एक चीता आता है ऊपर छलांग लगा के आता है और वो कुत्ता जो है वो छुप जाता है उसको देख के, लेकिन फिर भी वो जो है ना उसको पकड़ता है और लेके फिर छलांग लगा के तो कहा यह जाता है कि कुत्ता जो है वो घर में भी कुत्ता ही होता है। जानवरों की लाश से बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल हो जाती है। लास्ट टाइम याद है वो एक पैरट था और वो एक लड़की के कान से उसको एयरबड लेके उड़ जाता है। ऐसा ही होता है। तो बड़ी मजेदार सी चीजें होती है जानवरों के साथ और परिंदों के साथ, बड़ी चीजों को अफिलिएट भी किया जाता है। छत में जी कौवा बैठा हुआ है तो वो बोल रहा है तो मेहमान आने वाले। तो आई थिंक सो आमना, अब वक्त बहुत हो चुका है, अब हम चीजों को समअप कर लेते हैं। और जी बिल्कुल, तो आज हम लोगों ने बहुत सारी टॉपिक्स पर बात की, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हमारी। सबसे पहले जी हम लोगों ने बात की इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री पर जो लंदन में कॉन्फ्रेंसेस होती रही, जो फैसले लंदन में हो रहे हैं इस वक्त, शहबाज शरीफ की तरफ से दौरे लगाए जा रहे हैं तनकीद की, वहां से पीडीएम की तरफ से तनकीद के जो एक वार है वो जारी है, उस पर हमारे गेस्ट ने ज्वाइन भी किया था, हमने तजिया भी लिया था। और इसके अलावा आज स्पेशली बात की थी लाहौर के मौसम, बल्कि पाकिस्तान के मौसम के बारे में, जो इस वक्त खुशगवार हो चुका है, बारिश का समय है और बहुत खुशगवार मौसम था। और हमारी क्रॉसपोर्टेड सहर ने हमें ज्वाइन किया था और मौसम की हालिया सूरत हाल के बारे में बताया था। थैंक यू सो मच सहर, यू आर ऑलवेज हेल्पफुल फॉर अस। और आपने बहुत ज्यादा हमारी हेल्प की है और हमें आगाह किया है कि मौसम की मौजूदा सूरत हाल क्या है। इसके अलावा हमने बात की थी इमरान खान साहब के अटैक पर जो वजीराबाद में FIR दर्ज हुई, उस पर उसको जो है क्वेश्चन कर दिया गया है, इमरान खान साहब की तरफ से पसंद नहीं आई है उनको। और इसके अलावा अरशद शरीफ के बारे में बात की, उनके पूरे केसेस को खोला, नए डेवलपमेंट्स DG FIA की तरफ से सामने आई, जो उनका अमेरिकी बयान चला था, इस पर भी बात की। हमें आगा साजिद साहब ने ज्वाइन किया था और बड़ा अच्छा ब्रीफ किया था उन्होंने
बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। दिया। और इसके अलावा हमने बात की थी इंडियन आर्मी की तरफ से, जिस आर्मी सोल्जर ने जो है अपने आप को अपनी सर्विस गन से शूट किया था और सुसाइड कर ली थी उस पे भी, और कश्मीर के शूट बेसिकली बिल्कुल बिलाल इफ्तिखार साहब 559 अब तक 2007 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और 559 सुसाइड्स जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, रिपोर्ट हो चुकी है। उस पर हम लोगों ने बिलाल इफ्तिखार साहब ने हमें जो कि सीनियर सहाफी तज्जियाकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी डिटेल इसमें दी है। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके बारे में बात की थी टेलीनॉर के बारे में और टेलीनॉर कंपनीज के बारे में और महंगाई के बारे में जी बात की थी। महंगाई जो है इस दफा जो सेंचुरीज लगाने वाली है 0.74% जो है शरह में इजाफा होगा इस दफा, बल्कि नोटिस किया जा रहा है। महंगाई जो है, और इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया था मखदूम कुरैशी साहब इस्लामाबाद से, सीनियर सहाफी ने ज्वाइन किया था। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमने बात की थी एक्चुअली सफारी पार्क का जो एक वीडियो वायरल होती रहती है, मुझे लगा खैर ये भी एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनने वाला है। खैर इंडिया की तरफ से इस तरह की वीडियो आती रहती है, पाकिस्तान में भी आ जाती हैं, तो आपको एक्चुअली अवेयर करना है कि आप इस तरह की सिचुएशन से बचा करें और जितना हो सके पब्लिक अटेंशन, पब्लिक सीकिंग के लिए अपने आप की जान को खतरे में ना डाला करें। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो इसी के साथ साथ आज का हमारा वक्त होता है खत्म। उम्मीद करती हूँ आज का आपकी सुबह तो है जो बहुत ताज़ा हो चुकी होगी। तो अब आपसे मिलेंगे कल के प्रोग्राम में। काफ़ी छुट्टियां हो गई हैं तो अब हम कंसिस्टेंट होने वाले हैं और इसी के साथ साथ अपना और अपनों का आपने बहुत ख्याल रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहे सुबह की आवाज़ हमारे साथ।